और उसके सामने एक औरत तैर रही थी। गहरे चॉकलेट जैसे बाल जिनमें लाल धारियां लहर सी बन रही थीं। उसकी आंखें गहरे खून की तरह चमकती रूबीज और उनमें एक अजीब सी उदासी जो उसकी हल्की सी मुस्कान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। फिर उसका एक हाथ आगे बढ़ा, हल्का, नाजुक, बिल्कुल परियों जैसा, और नाखून खून जैसे गहरे लाल। उसने धीरे से इनोरी का गाल छू लिया। उसका स्पर्श जैसे रेशम भी शर्म से झुक जाए। इनोरी, उसने फुसफुसा कर कहा, उसकी आवाज जैसे कोई धुन जो सीधे आत्मा में उतर जाए। इनोरी की आंखों में उलझन तैर गई। एक औरत? ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? वो औरत झुककर उसके और करीब आई। इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी अधूरी सी बेबसी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द साथ ना दे रहे हों। फिर उसके दूसरे हाथ में एक खंजर उभरा, पतला, चमकदार और जानलेवा। इनोरी कुछ समझ पाता उससे पहले। उसने खंजर इनोरी के सीने में घोंप दिया। तेज जलता हुआ दर्द सीने से फैल गया। खून की धार शून्य में बिखर गई और उन चमकते बुलबुलों में मिल गई। इनोरी स्तब्ध था। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ थम सा गया। उसने मुझे सच में चाकू मार दिया? पर तभी उसकी धुंधली होती नजरों में कुछ और दिखा। वो औरत रो रही थी। उसका सुंदर चेहरा दर्द से टूट चुका था। वो क्यों रो रही है? इनोरी की आंखें झपक कर खुलीं। क्लासरूम में उसके चारों ओर उसके क्लासमेट्स की धीमी धीमी बातें गूंज रही थीं। हंसी, बातें। वो एकदम सीधा बैठ गया। क्या वो सिर्फ सपना था? पास की डेस्क पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी थी, अपने फ्रेंड के साथ हंसती हुई। टीचर अभी तक आया नहीं था। इनोरी ने गहरी सांस ली। बस एक और आम दिन है स्कूल में और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। उसकी नज़र अपनी गोद में रखी लाइट नॉवेल पर पड़ी। क्राई बेबी टीचर्स अदर वर्ल्ड वॉर। कवर पर एक आदमी आंसू बहा रहा था और थम्स अप दे रहा था। अजीब, लेकिन अब बहुत सादा लगा। फिर अचानक उसकी आंख फड़क गई। इनोरी चौंक पड़ा। ये क्या था? कंपाते हुए उसने नीचे देखा और जैसे उसका दम घुट गया। उसकी डेस्क के नीचे जमीन पर एक चमकदार बारीक डिजाइन वाला बैंगनी मैजिक सर्कल बन चुका था। उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। हर डेस्क के नीचे, हर स्टूडेंट के नीचे वैसा ही मैजिक सर्कल। अब कोई बातें नहीं हो रही थीं, सिर्फ सन्नाटा। फिर हुआ ये क्या? ये क्या है? एक तेज सफेद रोशनी फटी और पूरी क्लासरूम को निगल गई। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको अपनी पकड़ में ले लिया हो। इनोरी का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के आगे सब कुछ सफेद पड़ गया। जब होश लौटा तो सब कुछ थम चुका था। शांति, मौत जैसी। इनोरी अपने घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी हथेलियां जमीन से टिकी थीं। चारों ओर एक अनंत चमकदार सफेदी का मैदान था। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ उजाला। वो धीरे धीरे कांपते हुए उठा। उसके होंठ कांप रहे थे। अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ? उसकी आवाज उस अनंत उजाले में खो गई। इनोरी धीरे धीरे उठा। स्कूल यूनिफॉर्म अब असहज लग रहा था, जैसे ये जगह उसके लिए बनी ही न हो। दूर दूर तक उसके क्लासमेट्स बिखरे पड़े थे, छोटे, घबराए हुए, इस अनजाने विशाल सन्नाटे में खोए हुए। एक सवाल, क्लासरूम गायब हो गया। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंद लुढ़की और सच्चाई धीरे धीरे उसकी रगों में उतरने लगी। छात्रों के बीच घबराहट फैलने लगी। ये सब क्या चल रहा है? एक भारी आवाज गूंजी, एक मोटे से लड़के की। हम हैं कहाँ? एक लड़की लड़खड़ाती हुई पीछे हटी, आंखों में डर की चुभन। ये जगह आखिर है क्या? वही लड़का फिर चीखा। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। इनोरी खामोश था।
उसकी नजरें इस असंभव दृश्य को छू रही थीं। और तभी एक आवाज आई, कृपया शांत हो जाइए। एक सुनहरी रोशनी हवा में चमक उठी और उस रोशनी से एक स्त्री उतरती हुई दिखाई दी। घने सुनहरे बाल और चंद्रमा की रोशनी से बनी लगने वाली हल्की लैवेंडर रोब्स पहने, उसके हाथों से जड़ाऊ चेन लटक रही थी जिनमें झिलमिलाते रत्न जड़े थे। हर कदम, हर हिलना जैसे किसी दूसरे ही लोक का नजारा। उसने आंखें बंद किए ही दोबारा बोला, यह है वर्ल्ड्स रिफ्ट, आत्माओं का द्वार, और मैं हूं वो जिसे तुम देवी कह सकते हो। पूरे समूह में एक सामूहिक हा गूंज उठा। घबराई हुई चीखें चुप हो गईं। देवी? इनोरी ने खुद से पूछा। उसका गला सूख गया था। तुम सभी को इस दूसरी दुनिया ने बुलाया है, एक मिशन के लिए, डेमन लॉर्ड को हराने के लिए, हीरोज के रूप में। यह बात जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। कुछ पल सब चुप रहे, फिर एकाएक, हीरोज? हम? वाओ! एक झलक सामने उभरी। एक विशाल साम्राज्य, सफेद महल, नीले नुकीले बुर्ज और दूर तक फैली धरती। तुम्हारी आत्माएं किंगडम ऑफ हाइगन पहुंचाई जाएंगी, वेयरजे की दुनिया में। एक धरती जहां तलवार और जादू की सत्ता है। समन्ड? टेलीपोर्टेड? एक चश्मिश लड़का बड़बड़ाया। अब उसके डर की जगह अकादमिक जिज्ञासा ने ले ली थी। इनोरी अब भी चुप था। उसके हाथ में वो लाइट नॉवेल अब भी थी। उसकी उंगलियां कसकर उसे पकड़ चुकी थीं। ये बिल्कुल उन्हीं कहानियों जैसा है जो मैं पढ़ता हूँ। देवी का रूप अब हल्का पड़ने लगा। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे मिट रही थी। हमारा मिलना क्षणिक है, तुम सब अब यहाँ नहीं रहोगे। उसके स्वर में एक हल्की सी उदासी थी। लेकिन जाते जाते मैं तुम सबको एक आशीर्वाद दूंगी। उसने हाथ उठाया। एक हल्की शांत हवा पूरे समूह में बहने लगी। उसकी रोशनी से भरी हथेली एक एक छात्र के सिर से गुजरने लगी। तुम सबको अब एक विशेष शक्ति मिल गई है जो तुम्हारी मंजिल के अनुसार है। जब उसका हाथ इनोरी के पास पहुंचा, एक सिहरन सी दौड़ गई। हल्की पर गर्माहट भरी। सोने के कण आसपास तैरने लगे। फिर उसकी आवाज जैसे किसी आकाशीय मंत्र की गूंज, बल की लालसा से बचो, सही मार्ग पर चलो और सौभाग्य तुम्हारा साथ दे। उसके आखिरी शब्द हवा में घुल गए और सफेद शून्य टूट गया। इनोरी ने आंखें कसकर भींच लीं। गिरने का एहसास जैसे आत्मा को चीर दे। फिर धप, उसके पैरों के नीचे जमीन थी और उसके सामने पत्थरों की विशाल दीवारें और उनके ऊपर वही महल, सफेद नीले बुर्जों के साथ जो उसने अभी कुछ पल पहले देखा था। वे आ चुके थे। इनोरी और उसके सारे क्लासमेट्स अब खुद को एक विशाल और भव्य सिंहासन कक्ष के बीचों बीच खड़ा पाए। उनकी आंखें सीधी सामने, बिना कोई भाव जताए, और नीचे छात्रों के पैरों के पास अब भी घूम रही थी बैंगनी समनिंग सर्कल। सिंहासन के पास खड़ी थी एक युवती, एकदम सफेद पोशाक में, सिर पर नाजुक सा हुड। उसकी छाती से सटी थी एक चमकती बैंगनी लालटेन और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। हो गया, मैंने हीरोज को समन कर लिया है। उसका ये कहना था कि पूरा दरबार जैसे फट पड़ा। रंग बिरंगे भारी कपड़ों में सजे कुछ बुजुर्ग, शायद मंत्री या कोई कुलीन जन, खुशी से उछल पड़े। हो रहा, एक ने मुट्ठी हवा में घुमाई। कमाल है, दूसरे ने चौड़े चेहरे के साथ कहा। संतेश की जय हो, हीरोज आ चुके हैं, अब हमारी मुक्ति निश्चित है। हर तरफ उम्मीद और उमंग की आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक भारी गर्जन करती आवाज ने सब कुछ रोक दिया। शांति। पूरा कमरा एक झटके में चुप हो गया। वो सारे खुश होते दरबारी एक सेकंड में सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अब सिंहासन पर बैठा शख्स खड़ा हुआ। वो कोई साधारण राजा नहीं था,
नीले रंग का राजसी चोगा जिसकी किनारियां सफेद फर से जड़ी थीं, सिर पर चमकता हुआ स्वर्ण मुकुट और हाथ में एक भव्य सेप्टर। उसकी उम्र का असर हल्के सफेद बालों में दिख रहा था, पर उसकी चाल, उसकी नजर अब भी तीव्र और प्रभावशाली थी। वो धीमे धीमे मंच से नीचे उतरा और छात्रों के सामने आकर खड़ा हो गया। स्वागत है, हे परलोक से आए वीरों। उसका स्वर भारी और दिल तक उतर जाने वाला था। मैं राइजन हैजेन, इस हैजेन साम्राज्य का सम्राट, तुम्हारा पूरे मन से धन्यवाद करता हूं। और फिर उसने घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। एक राजा अपनी प्रजा के सामने नहीं, दूसरी दुनिया से आए अजनबी बच्चों के सामने। से सारा दरबार उसके पीछे झुक गया। मंत्री, सैनिक, सब। छात्र एकदम सन्न, कई तो अवाक हो गए। दूसरी दुनिया से आए योद्धाओं। राजा राइजन की आवाज अब भी विनम्र थी, पर अब उसमें कुछ और भी था। एक टूटी हुई उम्मीद, एक गहरी प्रार्थना। मैं तुमसे विनती करता हूं, डेमन लॉर्ड को हराओ, हमें बचाओ। इनोरी बस खड़ा देखता रहा। राजा, एक सम्राट, उसके सामने घुटनों पर झुका था, लेकिन इनोरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या ही भव्य स्वागत है, उसने सोचा। और अजीब बात यह थी, इतना सब होते हुए भी उसका मन एकदम शांत था, जैसे ये सब वो पहले ही देख चुका हो, किसी पुराने सपने में। उसके बगल में खड़ा चश्मा पहनने वाला लड़का एकदम हड़बड़ा गया। प्लीज महाराज, खड़े हो जाइए। वो दोनों हाथ हिला रहा था, जैसे खुद को भी समझा रहा हो। उसके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़की, पर फिर भी वो हिम्मत जुटा ही गया। और क्या क्या कोई रास्ता है जिससे हम वापस अपनी दुनिया लौट सकें? तभी एक नई आवाज गूंजी, नरम और शांत। उस सवाल का जवाब मैं दूंगी। सफेद वस्त्रों में सजी वो स्त्री संतुष्ट एक कदम आगे बढ़ी। मैं ईसिया हूं, इस संसार की संतुष्ट। उसका स्वर एकदम साफ, लेकिन दिल को छू लेने वाला था। और हाँ, लौटने का रास्ता है। उसने जैसे ही वो शब्द कहे, एक सामूहिक राहत की सांस पूरे समूह में गूंज उठी। कई चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पूरा चांद जब एक माह बाद उगेगा, उस रात तुम सब वापस अपनी धरती जा सकते हो। हर किसी के मन में जैसे एक तस्वीर उभरी, सितारों से भरा आसमान और उसके बीच चमकता हुआ चांद। अगर तुम में से कोई युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, उसने धीरे से कहा, तो वे इस महल में सुरक्षित रह सकते हैं और पूर्णिमा की रात चुपचाप लौट सकते हैं। पास खड़ी दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा उठीं। उनके चेहरे पर एक राहत की रोशनी थी, जैसे कोई डर उतर चुका हो। इनोरी चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ हलचल सी हुई। लग तो ऐसा रहा है जैसे हमें यहाँ टूरिस्ट बनाकर लाया गया हो। उसके मन में एक संदेह ने चुपके से दस्तक दी। तभी सबसे आगे खड़ी एक लाल बालों वाली लड़की ने सवाल पूछ लिया, जो बाकी सबके दिल में भी था। अगर हम लौट गए तो क्या हमारी दुनिया में भी 1 महीना बीत चुका होगा? इसिया मुस्कुराई, एक कोमल भरोसा दिलाने वाली मुस्कान। नहीं, उसने जवाब दिया, तुम्हारे समय में कुछ नहीं बदलेगा। ये समनिंग तुम्हारी दुनिया के समय को नहीं छूती। चिंता मत करो। अब तो बात और भी अच्छी लगने लगी। एक पूरा महीना, एक जादुई दुनिया में, बिना किसी सजा या डर के, और वापसी की पूरी गारंटी। ये थोड़ा ज्यादा परफेक्ट नहीं है? इनोरी की नजर थोड़ी संकरी हुई। इसके पीछे क्या छुपा है? और जैसे वो सबके मन की बात पढ़ चुकी हो, इसिया ने फिर सबकी ओर देखा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अगले पूर्ण चंद्रमा पर वापस अपनी दुनिया लौटना चाहता है? हल्की सरसराहट फैल गई। कई छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ के चेहरों पर उलझन थी, कुछ पर राहत। अगर तुम सब वापस जाना चाहो, तो भी हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। संतुष्ट एशिया की आवाज अब महल की दीवारों में गूंज रही थी। ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा।
छात्रों की आपसी फुसफुसाहट एकदम थम गई। पर मैं तुम सबसे बस एक विनती करना चाहती हूँ। उसकी आवाज अब कांप रही थी, आंखों में नमी भर आई थी। उसने अपने दोनों हाथ सीने के सामने जोड़ लिए, जैसे वो सच में भीख मांग रही हो। उसकी आंखें कसकर बंद हुईं और एक आंसू धीमे से उसके गाल को चीरता हुआ नीचे गिर पड़ा। हमें सचमुच तुम्हारी जरूरत है। उसका गला रुंध गया। कृपया हमारे इस संसार को डार्क लॉर्ड से बचा लो। पूरा सिंहासन कक्ष अब सन्नाटे में डूबा था। इनोरी ने सब कुछ बिना पलक झपकाए देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अब यही वो पल होता है जहां कोई मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला लड़का आगे बढ़ता है। उसने सोचते हुए अपने क्लासमेट्स की ओर नजर डाली और सबको जोश दिला देता है। ग्लोरी, सम्मान, बलिदान वगैरह वगैरह। खामोशी, एक भारी बोझिल सन्नाटा। कोई नहीं हिला, कोई कुछ नहीं बोला। राजा और उसका दरबार अब भी झुके हुए थे, सिर जमीन की ओर झुका, मौन प्रार्थना की मुद्रा में। इनोरी ने हल्की सी सांस छोड़ी। सोचा था हमारी क्लास में कोई वैसा निकलेगा ही नहीं। तभी एक हल्की घबराई हुई आवाज उस खामोशी को तोड़ गई। वही चश्मिश लड़का जिसने पहले घर लौटने की बात पूछी थी, धीरे धीरे आगे आया। उसने झिझकते हुए हाथों से इशारे किए। उम्म सॉरी, पर ये सब कुछ ज्यादा ही अचानक है। उसकी आवाज कांप रही थी पर साफ थी। क्या हमें थोड़ा वक्त मिल सकता है सोचने के लिए? राजा राइजन ने ऊपर देखा। उसका चेहरा अब भी उतना ही गंभीर था, कोई भाव पढ़ना मुश्किल था। इनोरी वहीं खड़ा रहा और बाकी लड़कियों को देखा, जो एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं, चेहरों पर साफ घबराहट और अनिश्चितता। सावधानी से खेलना ठीक ही है, इनोरी के मन में ये ख्याल आया और उसने सहमति में सिर हिलाया, अंदर ही अंदर। फिर राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी, पर भीतर एक आदेश की शक्ति थी। तुम्हें 1 महीना मिलेगा। इस दौरान तुम तय कर सकते हो कि क्या तुम हीरो की संधि अपनाकर लड़ाई में कूदोगे या फिर पूर्णिमा की रात अपने घर लौट जाओगे। पर आज के लिए तुम्हारे स्वागत में एक उत्सव आयोजित किया गया है, उसका आनंद लो। सारी खींची हुई हवा जैसे एक झटके में निकल गई। पूरे कक्ष में हलचल शुरू हो गई। एक हल्का जोश लौट आया। पीछे खड़ा मोटा लड़का उछल पड़ा। उसने अभी फीस्ट कहा? सीरियसली? इनोरी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वाह, क्या मेहमान नवाजी है। इतनी जल्दी मुझे दूसरी दुनिया का खाना चखने मिलेगा, ये सोचा नहीं था। उसने धीरे से खुद से बड़बड़ाया। अब देखना है इनके फैंटेसी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या मिलता है। किसी ड्रैगन की टेल सूप तो नहीं होगी? जैसे ही राजा ने दावत की बात की, मानो कोई अदृश्य संकेत मिल गया हो। जमीन एकदम सुनहरी चमक से जगमगाने लगी। एक हल्की सी वो जैसी गूंज पूरे कक्ष में फैल गई और फिर एक जटिल गोल्डन मैजिक सर्कल छात्रों के पैरों के नीचे उभर आया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी क्लासरूम में था। ये तो वही मैजिक सर्कल है। इनोरी ने नीचे घूमते रून की तरफ देखा और बहुत ही कूल अंदाज में एक हाथ अपनी कमर पर रखा। क्या हमें जादू से बॉलरूम में ले जा रहे हैं? काश धरती पर भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता। उसका दिमाग पहले ही दावत की तरफ लौट चुका था। क्या पता इन्हीं मैजिक सर्कल से ये लोग दुनिया के कोनों से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते होंगे। ओह यार, इनकी डिशेस खाने का इंतजार नहीं हो रहा। इनोरी। वो मुड़ा। वो चश्मिश लड़का उसे घबरा कर देख रहा था, चेहरा पूरी तरह भ्रम से भरा हुआ। तुम अकेले क्यों?
इनोरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जैसे ही उस लड़के की नजर फॉलो की, उसने देखा पूरी क्लास हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैजिक सर्कल की चमकदार ताकत उन्हें उठा रही थी, लेकिन इनोरी वहीं का वहीं था, पत्थर की जमीन पर पूरी मजबूती से खड़ा। क्या? वो कुछ समझ पाता उससे पहले रोशनी तेज हो गई। एक आखिरी फ्लैश में उसकी पूरी क्लास गायब हो गई। अब सिंहासन कक्ष में सिर्फ वो अकेला था। ब्लिंक, और तभी वो भी गायब नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उसके आसपास गायब हो गया। सिंहासन, दीवारें, सैनिक, दरबार, सब कुछ धूल बनकर उड़ गया। अब वो फिर से वहीं खड़ा था, एक तारों से भरे अंतहीन अंधेरे प्लेन पर, जहां कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, बस रोशनी की एक शांत लहर। ये डेजा वू है क्या? उसने सोचते हुए धीमे धीमे घूमना शुरू किया। तभी एक जानी पहचानी शांत आवाज गूंजी, स्वागत है हे वीरों, ये है वर्ल्ड्स रिफ्ट, आत्माओं का मार्ग। ऊपर एक तेज चमकदार रोशनी फिर से इकट्ठी हुई और उसमें से उतरी वही गॉडेस। मैं वो हूँ जिसे तुम लोग देवी कहते हो, उसने कहना शुरू किया। पर फिर उसकी आंखें इनोरी पर पड़ीं, अकेले खड़े हुए इनोरी पर। उसका चेहरा एकदम ठिठक गया। हाँ, उसने हैरान होकर कहा। इनोरी ने ऊपर देखा, चेहरा एकदम शांत, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। फिर मिल गए मैम। गॉडेस हवा में ठहर गई, जैसे कोई डिवाइन शॉक लग गया हो। तुम कुछ ही मिनट पहले तो यहाँ थे ना? उसकी आवाज में सचमुच की उलझन थी, दिव्यता में भी भ्रम झलकने लगा था। हाँ, इनोरी ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया। ये कैसे हो गया? उसके सामने जमीन पर एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। इनोरी, क्या मैं किसी और जगह पर बुलाया जा रहा हूँ? सुनहरी बालों वाली औरत हल्के से मुस्कुराई। शायद वो धीरे से तैरती हुई उसके पास आई। लेकिन एक और गिफ्ट देना पड़ेगा मुझे, नियम है। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां इनोरी के माथे के पास रुक गईं। इनोरी चुपचाप देखता रहा, कोई डर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हथेली से एक नर्म सी रोशनी फूटने लगी और फिर वो रोशनी तेज होती चली गई। मुझे सच में नहीं पता क्या हो रहा है, उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन गुड लक। एक आखिरी झिलमिलाहट और वो गायब हो गई। इनोरी अकेला रह गया उस सुनहरी जादुई सर्कल के बीचों बीच। कितनी गैर जिम्मेदार है ये सब, इनोरी ने सोचा। अगले ही पल दुनिया तेज रोशनी में घुल गई। अब सबसे पहले जो महसूस हुआ, कहीं दूर बिजली कड़की और एक छोटी खिड़की थरथरा उठी। इनोरी फिर से घुटनों के बल जमीन पर था, पर अब वो जमीन सख्त थी, ठंडी थी। उसके नीचे एक और जादुई सर्कल चमक रहा था, इस बार बीमार पीले रंग का। ये वही वाला सर्कल नहीं है, उसने सोचते हुए ध्यान दिया। रंग अलग है, पैटर्न भी। तभी कमरे के कोने में एक झटका सा चमक उठा। हरा बालों वाला कोई शख्स पीछे हटा। उसकी एक आंख बड़ी होकर चमक रही थी उस रोशनी में। इनोरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी दुनिया उलट गई। अब वो एक लोहे के स्ट्रेचर पर कसकर बंधा हुआ था, मुंह पर मोटा सा कपड़ा, एक गगर, हाथ पैर सब जकड़े हुए। ठीक है, ये सोच बाद में पूरी करूंगा, उसने मन ही मन खुद को कहा। दो परछाइयां उसके ऊपर झुकी हुई थीं। उस कमरे की अजीब सी हरी रोशनी में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थीं। एक था बूढ़ा आदमी, सफेद झबरीले बाल,
आंख में एक मोनोकल और पागलपन की चमक। समनिंग पूरी हो गई। वो बोला, दूसरा, वही हरा बालों वाला, दांत निकाल के। सच में डॉक्टर, क्यों ना इसका नाम रखें सब्जेक्ट 12। सब्जेक्ट? मुझे सब्जेक्ट कहाँ? इनोरी का मन चिल्ला उठा, लेकिन उसका चेहरा अब भी बिना किसी हाव भाव के गग के पीछे शांत। वो हरा बालों वाला थोड़ा और झुका, आंखों में पागल उत्साह था। लगता है इस बार का टेस्ट सब्जेक्ट है किसी अटैक टाइप डेमन आई का वाहक। ठंडक नहीं, डर। एक ऐसा डर जो सीधे रूह तक उतर जाए। धीरे धीरे इनोरी की उस पत्थर जैसी शांत शक्ल के नीचे से रिसने लगा था। उसने इधर उधर देखा। कमरा जैसे किसी मेटल फैक्ट्री का हिस्सा हो, ठंडा चमकता हुआ। दीवारों में मोटे मोटे पाइप और मशीनें भरी पड़ी थीं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है इस बार। किसी ट्रे पर मेटल टूल्स को रखा जा रहा था। हर टन के साथ इनोरी की मांसपेशियां और सख्त होती जा रही थीं। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, वो बूढ़ा डॉक्टर बोला। उसका चेहरा अब और भी चौड़ा हो चुका था, सड़े हुए पीले दांतों के साथ। जी डॉक्टर। वो हरा बालों वाला असिस्टेंट इतना एक्साइटेड था जैसे कोई बच्चा पहली बार हॉरर मूवी देखने बैठा हो। इनोरी की नजरें बार बार उन दोनों के बीच घूम रही थीं। वाह, फ्रैंकनस्टाइन और इगोर का डील चल रहा है मेरे साथ, उसने खुद से सोचा, एक काली थकी हुई ह्यूमर के साथ। कमाल है, क्या शानदार किस्मत मिली है। डॉक्टर ने एक पतला नुकीला औजार उठाया। ऐसा दिख रहा था जैसे सर्जरी वाला स्कैल्पल हो। चमकती धार सीधी इनोरी के चेहरे की तरफ। उसकी ठंडी सांस इनोरी के गाल पर लगी। देखते हैं तेरी डेमन आई में क्या राज छुपा है। एक साइलेंट पैनिक। स्कैल्पल अब उसकी आंख के बहुत करीब था। कहते हैं जो लोग किसी और दुनिया से बुलाए जाते हैं, जब कोई इस दुनिया में समन होता है तो उसे डेमन आई मिलती है। उसके बोलते ही इनोरी की दाईं आंख में कुछ सुलग उठा। उसकी काली पुतली अब जलती हुई लाल रूनिक सिगिल में बदल रही थी। कई घेरों वाले पैटर्न, नुकीली रेखाएं और गहरी चमकती लाल रोशनी। डॉक्टर के गले से एक घिनौनी सी हंसी निकली। और हमारा काम, वो बोला एक झटके से पीछे हटकर चाकुओं से भरी ट्रे दिखाते हुए, ये साबित करना है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, हकीकत है। इनोरी की आंखों के सामने सारे टुकड़े जुड़ गए। तो ये है वो गिफ्ट जो उस गैर जिम्मेदार देवी ने दिया था। एक डेमन आई जिसके लिए ये दोनों पागल उतावले हो रहे हैं। अब सो जाओ। डॉक्टर की आवाज़ अब किसी जादुई सम्मोहन जैसी हो गई थी। उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली के सामने एक चमकता हुआ रून उभर आया। ये हिप्नोसिस तुम्हें हिलने नहीं देगा। वो धीरे धीरे वो रोशनी इनोरी के माथे की ओर ले गया। इनोरी की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उसने महसूस किया वो नर्म गर्म ऊर्जा उसके माथे को छू रही थी। हे। डॉक्टर खिलखिलाया जैसे मान चुका हो कि अब लड़का बेहोश होकर उसकी कटिंग टेबल पर तैयार पड़ा होगा। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इनोरी अब भी होश में था। डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। माथे पर एक बूंद पसीना चमका। हिप्नोसिस, उसकी आवाज़ कांपने लगी। काम नहीं कर रहा। वो अपनी हथेली ऐसे पीछे खींचता है जैसे जल गई हो। कैसे? ये तो एडवांस वर्जन था उस स्पेल का। इनोरी जकड़ा हुआ और मुंह में गग के साथ चुपचाप देखता रहा, पर उसके मन में एक सोच पूरी हिकारत से गूंज रही थी। एडवांस? ये? तभी वो हरे बालों वाला असिस्टेंट डर से थरथराने लगा। डॉक्टर, उसने कांपती उंगली से इनोरी की तरफ इशारा किया। ये सब्जेक्ट। उसकी आंखों ने वो देख लिया था जो डॉक्टर ने मिस कर दिया। इसकी दाईं आंख है डीमन आई ऑफ विजन, और बाईं आंख, वो लगभग चिल्लाया, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स। और उसी पल इनोरी की बाईं आंख भी चमकने लगी। अब वो आंख धातुई सुनहरी थी और उसके अंदर था एक जटिल रूनिक जादुई सर्कल। क्या? डॉक्टर चीखा, पीछे हटते हुए जैसे किसी शैतान को देख लिया हो। लेकिन असिस्टेंट का डर अब खुशी में बदल चुका था। एक नहीं, दो डेमन आई वाला सब्जेक्ट। वो डॉक्टर के कंधे पकड़कर हिला उठा। डॉक्टर, हमें खजाना मिल गया है। तो फिर? उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी।
हिप्नोसिस की जरूरत ही नहीं, अब सीधे एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। जी डॉक्टर, असिस्टेंट चिल्लाया और उसकी आवाज में अब कुछ डर नहीं था, बस एक बेरहम उन्मादी खुशी। उन दोनों की परछाइयां इनोरी पर पड़ी, भयानक, बुरी तरह खींची हुई, और उनके हाथों में थे वो औजार जो काटने, चीरने, खींचने के लिए बनाए गए थे। और उस पल पहली बार इनोरी को असली डर ने जकड़ लिया। ये लोग मुझे ऐसे ही काट डालेंगे, ये तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सीधा टॉर्चर है। डर अब पैनिक बनकर पूरे बदन में दौड़ गया। कुछ करना ही होगा। वो जोर लगाने लगा। जंजीरें उसकी गर्दन में चुभ रही थीं। क्या मैं इन डेमन आइज से बाहर निकल सकता हूँ? उसने पूरी ताकत से अपना ध्यान केंद्रित किया उसकी बाईं आंख पर, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स। तभी एक झटका, जैसे कुछ भीतर से टूटा। एक तेज बिजली जैसी सच्चाई उसके दिमाग में कौंधी। चमकती पन्ना हरी ऊर्जा इनोरी के शरीर से उफन पड़ी। डॉक्टर और उसका असिस्टेंट पीछे हटते हुए चिल्ला उठे। हर कोने में वो शक्ति गूंजने लगी। जंजीरें टूट गईं, स्ट्रेट जैकेट और गग हरे प्रकाश के कणों में घुल गए। इनोरी अब आजाद खड़ा था। लेब की वो भयानक ड्रेस गायब हो चुकी थी। अब वो उसी सफेद शर्ट और काली जैकेट में था जिसमें वो पहली बार इस दुनिया में समन हुआ था। वो हरी ऊर्जा अब धीरे धीरे नीचे सिमटने लगी। उसके पैरों के नीचे एक नया जादुई सर्कल बन चुका था। इनोरी ने सिर उठाया, चेहरा शांत, परफेक्ट टाइमिंग। अब वो अपने ही बनाए हुए सर्कल के बीच खड़ा था। दोनों आंखें, एक लाल आग जैसी, दूसरी सोने जैसी चमकती, नए आत्मविश्वास और शक्ति से दहक रही थीं। अब शिकारी वही नहीं थे, अब शिकार बन चुके थे वो, जिन्होंने इनोरी को पिंजरे में बांधने की कोशिश की थी। अभी उसकी खुद की शक्ति की गूंज उस भयानक लैब से गायब भी नहीं हुई थी कि इनोरी की दुनिया फिर से घुलने लगी। ठंडी मेटल की दीवारें पिघल गईं और अगली ही पल वो फिर उस सुनहरे रोशनी से भरे खालीपन में था। वो जगह और वही देवी। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, कुछ पल चुप्पी रही। तुम फिर आ गए? उसने पूछा। आवाज में झटका और डिसबिलीफ था। क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो या क्या? इनोरी अब भी वैसे ही खड़ा था, हाथ पॉकेट में, और मिसमैच्ड आंखें अभी भी धीमे धीमे चमक रही थीं। बस हो गया। उसका जवाब बिल्कुल सपाट था। उसने सिर हल्का सा झुकाया। तुम्हें सच में नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है? उसने टीनेजर वाली बेफिक्री से कहा। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ ये हो रहा है। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा, सोचने वाले अंदाज में। मैं पता लगाऊंगी और बता दूंगी जब। वो रुकी, फिर खुद को सुधारा। मेरा मतलब है, अगर तुम फिर लौटे। इनोरी के पैरों के नीचे वही हरा जादुई सर्कल फिर से चमकने लगा, वही जो उसने खुद बनाया था। उसके मन में एक खुरदरा ख्याल आया, तो ये है इसका असली अंदाज। वाह! और उसने जब तुम लौटोगे लगभग कह ही दिया था। मतलब उसे पता है मैं फिर आऊंगा। देवी ने हल्के गड़बड़ाए हाथ से उसे अलविदा कहा। और फिर एक हरा विस्फोट और इनोरी की आंखें फिर से खुलीं। दृश्य बदला। अब वो एक खूबसूरत शाही कमरे में खड़ा था। उसके अंदर जैसे एक रिपोर्ट चल रही थी। इस दुनिया में मैं एक नोबल लड़की से मिला और एक एल्फ औरत से भी। वो लड़की सुनहरे बाल, सजी हुई चोटी और लेयर्स वाली फ्रिल ड्रेस में एक्साइटमेंट से हाँफ रही थी। दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी साथ खड़ी एल्फ कड़े चेहरे वाली, चश्मा लगाए, लेकिन उसकी आंखों में था गर्व की आग। उसने लड़की की तरफ देखा, फिर इनोरी को घूरा। लेडी लाइडे, आपने पहले ही प्रयास में एक मानवाकृति राक्षस को समन कर लिया। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है। इनोरी की कनपटी फड़क उठी। ओए, किसे बोल रही है राक्षस? लेकिन जाहिर है उसके मन की बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुझे समनिंग बीस्ट समझा और लगभग एक पैक्ट ऑफ सर्विट्यूड में बांध ही दिया। उस सुई की चुभन आज भी याद थी, जिससे उन्होंने उसका खून लेना चाहा था। दोनों ने उसे कोने में घेर लिया था। नोबल लड़की डरी हुई लेकिन जिद्दी, और एल्फ अटेंडेंट पूरी तरह तैयार, जैसे अभी मजबूरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे। लेकिन तभी एक और सर्कल ने खुद को एक्टिवेट किया और वो फिर गायब हो गया।
पंखुड़ियों के साथ जादुई तूफान उठा और वो दोनों चीखती रह गईं, जैसे कोई फूलों की आंधी में उलझकर छूट गया हो। अब इनोरी एक बार फिर सुनहरे खालीपन में खड़ा था। चेहरे पर हल्की संतोष भरी मुस्कान फैल गई। अब तो ये आसान लगने लगा है, मैं फिर से आ गया। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। उफ, फिर उसने अपनी शहद सी आंखें खोलीं और सीधा इनोरी को घूरा। इनोरी को उसकी थकान से कोई मतलब नहीं था। तो बताओ, उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या पता चला कि मैं बार बार अलग अलग जगह क्यों समन हो रहा हूँ? देवी ने गहरी सांस ली और उसके कंधे हल्के से झुक गए। थोड़ा बहुत पता चला है। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। असल में, देवी ने समझाया, समन के लिए चुने गए इंसान वे होते हैं जिनकी आत्मा बेहद मजबूत होती है। सिर्फ ऐसी आत्माएं ही दूसरी दुनिया पार कर सकती हैं। देवी ने फिर इनोरी की ओर देखा। इस बार चेहरा पूरी तरह गंभीर था। और तुम्हारी आत्मा असाधारण रूप से मजबूत है। तुम बेहद दुर्लभ केस हो। इनोरी ने पलकें झपकाईं, उलझा हुआ सा। पर कैसे? मैं तो बस एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, कोई संत नहीं। देवी ने सिर हिलाया। उसने उंगली सीधी इनोरी की ओर तानी। आत्मा की ताकत का इंसान की नियत या भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह से जुड़ी होती है इंसान के ईगो की ताकत से। मजबूत ईगो वही है तुम्हारी शक्ति का स्रोत। उसी वजह से वो बार बार दूसरी दुनियाओं में खींच रहा था। एक अनंत चक्र। देवी फिर से बोली, ये सिलसिला तभी रुकेगा जब तुम्हारी आत्मा किसी दुनिया से बंध जाएगी। उसका हाथ इनोरी की ओर नीचे गिरा। उसकी हथेली से हल्की सी रोशनी फूट रही थी, कुछ ऐसा बंधन जैसा हीरो का पैक्ट होता है। और उसके ठीक बाद दुनिया फिर से घुलने लगी। इस बार किसी तेज बिजली के साथ नहीं, बल्कि बैंगनी रोशनी की नरम बूंदों में। चौथा समन। एक आलीशान कक्ष, एक युवती, बर्फ जैसे सफेद बाल, सिर पर सुनहरी मुकुट, हाथ में चमकता क्रिस्टल बॉल। उसने इनोरी को देखा, आंखें खुली रह गईं। तुम्हारे पास एक स्किल है, स्किल थीफ, वो बोली थी। इनोरी की पहली सोच, ये तो काफी क्यूट है। हाँ, उसी समन में उसे एक नया उपहार मिला था, स्किल थीफ। उसकी हथेली पर बैंगनी रोशनी का हल्का वलय चमक उठा था। बस यही मौका है। देवी ने जिस हीरो के पैक्ट की बात की थी, वो यही हो सकता है। उसने राजकुमारी की तरफ देखा, आंखों में संकल्प था। चलो करते हैं ये पैक्ट। राजकुमारी झेंप गई थी। हल्का गुलाबीपन उसके गालों पर फैल गया। उसने घबराकर सिर हिलाया। ठीक है। एक पल के लिए उम्मीद जागी थी, शायद अब मेरा सफर थमे। लेकिन जैसे ही पैक्ट शुरू हुआ, नीचे जमीन से एक काली टूटी फूटी आकृति फूटी, एक डरावना समनिंग सर्कल जो उसकी सारी उम्मीदें चूस कर ले गया, फिर से खिंच गया। पांचवां समन। हवा में गाढ़ी धूप और धुआं। एक डरी हुई लड़की, काले हुड में थकी हुई, एक पुरानी किताब के सामने घुटनों पर बैठी थी। दुनिया सड़ रही थी, बेलें सूखी, दीवारें ढही हुई। एक काला जादू, एक डूबती दुनिया। इस समन के साथ मुझे जो गिफ्ट मिला वो भी वैसा ही था। घुटन, छाया और वो ऊर्जाएं जो कुछ निगल लेना चाहती थीं। छठवां समन। इस बार कोई सौम्यता नहीं थी। लाल आसमान, फटा हुआ पत्थर। एक विशाल काले किले के सामने इनोरी एक पत्थर की वेदी पर पड़ा था। आसपास उड़ते हुए पंख, सींग वाले शैतानी चेहरे और काली चमकती आंखें। वो चिल्ला रहे थे, समय आ गया है, डार्क मैजेस्टी दोबारा जाग चुका है। इनोरी लेटा था, हिल नहीं सकता था और सिर्फ एक अंतिम एहसास उसके अंदर फैल रहा था, मैं एक डीमन लॉर्ड बन गया। अब वो वापस लौट चुका था, शून्य में, लेकिन इस बार खड़ा नहीं, पैर मोड़ कर बैठा हुआ। उसके चारों ओर अब काली धुएं जैसी ऊर्जा तैर रही थी। उस आखिरी, सबसे भयंकर समन की विरासत।
देवी अब उसे देख रही थी। चेहरे पर हल्का पसीना फिर से लौट आया। तुम अब हद से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। उसकी आवाज अब श्रद्धा और डर से भरी हुई थी। इनोरी ने अपनी हथेली की ओर देखा। उंगलियों के बीच वो काली ऊर्जा हल्की हल्की सुलग रही थी, जैसे कोई जिंदा छाया उसके अंदर से बह रही हो। हूँ, दिखने में तो वैसा ही लगता है, उसने कहा, हमेशा की तरह बेपरवाह आवाज में। देवी ने अपनी बाहें सीने पर बांधी, चेहरा सोच में डूबा हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है, उसने कहा धीरे से, अगला समन आखिरी होगा। इनोरी ने अचानक ऊपर देखा। उसकी मिसमैच्ड आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद की झलक चमकी। सच में? हाँ, वो उसके करीब तैरती हुई आई, हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी सारी क्षमताओं को एक कर दूं, उसने कहा, ताकि आखिरी बार तुम पूरी शक्ति के साथ जाओ। जैसे ही उसकी हथेली इनोरी के सिर के ऊपर आई, एक गर्म चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। कोई चौंकाने वाला फ्लैश नहीं, बस एक गहराई से भरपूर शांत रोशनी जो हर उस ताकत को समेट रही थी जो इनोरी अब तक जमा कर चुका था। स्किल थीफ, डीमन आइज, मैजिक सर्कल, डार्कनेस, सब कुछ ही पलों में सब कुछ एक हो गया। एक पूर्णता जो कभी उसके पास नहीं थी। जब वो रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और अगली दुनिया की खींचती शक्ति उसकी आत्मा को फिर से पकड़ने लगी, देवी की आखिरी बातें उस शून्य में गूंजने लगीं। जब समन पूरा हो जाए तो अपनी स्थिति जांचना मत भूलना। उसकी आवाज अब धीमी हो रही थी। तुम्हें अपनी दाईं आंख से सब दिखेगा। इनोरी अब प्रकाश के कणों में बदल चुका था। वो खींच रहा था। आखिरी बार शायद उसके सामने था एक भव्य महल, लाल छतों वाला, ऊंचे गर्वीले टावरों के साथ खड़ा हुआ। और तभी महल के मुख्य द्वार से एक आवाज गूंजी, स्वागत है नायकों। इनोरी ने पलकें झपकाईं। उसके शरीर से डार्क एनर्जी, डीमन लॉर्ड वाली और हल्की बैंगनी स्किल थीफ की आभा धीरे धीरे मिटती चली गई। अब वो फिर से सामान्य लग रहा था। नीचे देखा, वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म फिर से हीरो बना दिया। उसने थके हुए मन से सोचा, ये शायद अब उसका डिफ़ॉल्ट मोड बन चुका था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। वो अकेला नहीं था। हम कुछ ही कदम दूर 3 और स्टूडेंट्स खड़े थे, उसी स्कूल यूनिफॉर्म में, और उनके चेहरे पर वही उलझन जो कभी इनोरी के चेहरे पर होती थी। ये लोग कौन हैं? इनोरी की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी और तभी उसे ध्यान आया, वो इस जगह को पहचानता है। ये कोई ओपन काउटयार्ड जैसा था, या शायद कोई विशाल सिंहासन कक्ष, और सामने खड़े लोग उसके स्कूल से थे। एक लड़का, भूरा, स्पाइकी बाल, उसकी आंखों में उत्साह और उलझन की लपटें। क्या मैं किसी महल में हूँ? रयूटो शिनझाकी, उम्र 70। एक लड़की, लंबी ब्राउन पोनीटेल, आंखों में चिंता और घबराहट। आओई, रयूटो, उसने चिल्लाते हुए इधर उधर देखा। तमाकी करासावा, उम्र 70। और फिर एक तीसरी लड़की, छोटी, काली बॉब कट हेयर स्टाइल, चेहरा फीका पड़ा हुआ, आंखों में डर की परछाई। तमाकी, रयूटो, उसने कांपती आवाज में दोहराया। आओई इसोगाई, उम्र 16। इनोरी चुपचाप उन्हें देखता रहा। इस बार ये उसकी कहानी अकेली नहीं थी। वो तीनों पास पास खड़े थे, एक तंग घेरा जिसमें उनकी घबराहट और उलझन एक दूसरे के साथ बांध चुकी थी। एक दूसरे का नाम पुकारते हुए वे एक दूसरे की आंखों में ढांढस ढूंढ रहे थे। एक टीम, एक ट्रायो, और इनोरी अकेला खड़ा था, जैसे कोई अनजाना तमाशबीन इस सीन से
एक कदम बाहर एक शानदार सिंहासन पर बैठा था राजा। अम्मा, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी नजर चारों किशोरों पर घूमती हुई उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। दंत कथाओं के अनुसार 3 नायक ही समन होने चाहिए थे। इनोरी के कानों तक वो बड़बड़ाहट साफ साफ पहुंच गई। एक जोरदार झटका दिमाग में दौड़ गया, जैसे दिमाग ने एकदम से सब जोड़ लिया हो। उसने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें बालों की छाया में ढंक गईं। इसका मतलब हम सब एक साथ समन हुए, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नाम पुकारना, घबराहट बांटना, ये दोस्त हैं। तीनों एक ग्रुप हैं, हीरो पार्टी का क्लासिक सेट। और राजा ने खुद कह दिया, समनिंग का पैटर्न 3 है। इनोरी की कनपटी से ठंडी पसीने की एक बूंद बह निकली। एक लंबी सांस। वो सब याद आया। वो अनगिनत दुनियाओं की छलांगे, वो पागल डॉक्टर की प्रयोगशाला, वो डार्क मैजेस्टी की वेदी, वो देवी की थक चुकी निगाह। और ये सब इसलिए, केवल और केवल इसलिए उसने आंखें कसकर भींच ली। एक बेआवाज चीख उसके अंदर गूंजी, मुझे चौथे पहिए की तरह समन किया गया। हम एक भव्य सिंहासन कक्ष में खड़े थे, जिसकी संगमरमर सी चमकती हुई जमीन किसी अदृश्य प्रकाश से दमक रही थी। हमारे सामने ऊंचे मंच पर बैठा था एक व्यक्ति, जिसे देखते ही कोई भी समझ जाता ये राजा है। वो हमें, रियोतो, आओई, तामाकी और मुझे ऊपर से देख रहा था। उसकी आंखों में थकावट थी और चेहरे पर उलझन की परछाई। बहुत देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से आगे झुककर कहा। उसकी आवाज सिंहासन कक्ष में गूंज उठी, तो इसका मतलब? उसकी कांपती उंगली तीनों की ओर उठी। तुम तीनों हो नायक? उसकी नजर रियोतो, आओई और तामाकी पर फिसली। तीनों में एक खास किस्म का आत्मविश्वास था। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं उनसे थोड़ा दूर खड़ा था, चुप पर शांत। और तुम? बस एक साधारण व्यक्ति जो उनके साथ गलती से बुला लिया गया? लगता तो वैसा ही है, मैंने मन ही मन सोचा, चेहरा बिल्कुल निर्विकार बनाए रखा। राजा गहरी सांस लेकर फिर से अपने सिंहासन में धंस गया। उसके हाथ उसकी ठुड्डी पर टिके रहे। पर ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन तभी उस सन्नाटे को एक कंकड़ सी उछलती हुई आवाज चीरती है। हे रोज! एक चमकीले सुनहरे बालों वाली लड़की, जिनके ट्विन टेल्स किसी उगते सूरज की किरणों जैसे थे, सिंहासन के पीछे से उछलकर सामने आई। उसकी मुस्कान इतनी तेज थी जैसे सूरज को सीधी टक्कर दे रही हो। मैं हूं इस राज्य की पहली राजकुमारी और मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। उसने घमंडी अंदाज में कमर पर हाथ रखा और एक विजयी मुद्रा में खड़ी हो गई। हाँ, मिल गई हमें हर फैंटेसी कहानी की अनिवार्य घमंडी राजकुमारी, मैंने सोचा, भीतर ही भीतर माथा पीटते हुए। मैं सबसे पहले तुम्हारा स्वागत करती हूं इन द किंगडम ऑफ द राइजिंग सन में। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। इस दुनिया में 3 जातियां हैं, मानव, अर्धमानव और राक्षस। हम मानव काफी समय से राक्षसों से लड़ रहे हैं। हाल ही में एक राक्षस सम्राट ने अपनी राक्षसी जाति के लिए एक साम्राज्य बना लिया है और वो अब हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा है। फिर वो गर्व से बोली, हमारे मित्र राष्ट्र मकड़ एम्पायर ने दूसरे देशों से नायकों की मदद मांगी, लेकिन नायकों को केवल राजघराने की महिला ही बुला सकती है, यानी सिर्फ मैं। उसकी आंखों में एक सपना चमक उठा। मेरा प्लान है हर देश में बुलाए गए नायकों की एक सेना बनाना, सबसे ताकतवर, सबसे प्रशिक्षित, और फिर हम मिलकर राक्षस सम्राट को हरा देंगे। उसने एक आत्ममुग्ध मुस्कान दी, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। एक पूरी आर्मी नायकों की? मेरे माथे पर एक पसीने की बूंद लुढ़की। कितने बुलाने वाली है ये? कहीं हमें सिर्फ मोहरा तो नहीं बना रही? अचानक उसकी आवाज फिर गूंजी, इस बार एकदम राजसी अधिकार से भरी हुई। तुम्हें ये गौरव प्राप्त है कि तुम राइजिंग सन राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अब से तुम्हारा कार्य है, कड़ी मेहनत करो, सबसे ताकतवर बनो और राक्षस सम्राट को हराओ। रियूतो, आओई और तामाकी के चेहरों पर दृढ़ निश्चय की चमक थी। और मैं तो बस एक ही चीज पर अटका हुआ था। किंगडम ऑफ द राइजिंग सन, ये भी कोई नाम है? इतना
चीजी। भारी चुप्पी के बीच रियूतो ने एक झिझक भरा कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में सच्चाई की तलाश। आपकी उच्चता, यदि मैं पूछ सकूं, क्या हमारे लिए वापस अपने संसार लौटने का कोई रास्ता है? उसके स्वर में आदर था, पर उसमें भी एक दृढ़ता थी। राजकुमारी का चहकता चेहरा पल भर में जैसे जम गया। उसकी मुस्कान ढह गई, नीली आंखों से अब ठंडक टपक रही थी। वो हमसे मुंह फेर कर बोली, नहीं, कोई रास्ता नहीं है, बस इतना ही। सीधा, बेरहम और निसंकोच उत्तर। उन तीनों के चेहरों पर जैसे बिजली गिरी। रियूतो, आओई और तामाकी, सभी की आंखें फैल गईं, जबड़े ढीले पड़ गए। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने पेट में बर्फ डाल दी हो। क्या मतलब कोई रास्ता नहीं है? ये कहाँ की हीरो की कहानी है जहां वापसी का दरवाज़ा ही नहीं होता? ओफ, मुझे हेगन किंगडम की बेकार सी जिंदगी याद आ रही है। राजा ने माहौल में फैले तनाव को भांपकर अपनी खोई हुई गरिमा वापस ली। यदि और कुछ नहीं है तो अगले चरण की ओर बढ़ें। उसने पास खड़े एक लंबे चोगाधारी व्यक्ति की ओर इशारा किया। वो धीरे से आगे आया और एक सोने से मढ़ा हुआ डिब्बा प्रस्तुत किया। डिब्बे के भीतर मखमरी गद्दी पर एक पुराना पत्थर रखा था। उस पर जटिल नक्काशी और चमकते हुए जादुई चिन्ह थे। अब बारी बारी से हमें बुलाया गया। रियूतो सबसे पहले गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक नीली बिजली से उसके चारों ओर लहराई। रियूतो शिंजाकी का आशीर्वाद, लिमिट ब्रेक। आओई ने हाथ रखा। एक सौम्य घी हरी आभा में वो नहाई। आओई इसोगाई का आशीर्वाद, बैरियर कॉन्जरेशन। तामाकी की बारी आई। उस पर एक सुनहरी चमक बरसी, जादू से ओतप्रोत। तामाकी कारासावा का आशीर्वाद, मैना अफिनिटी। फिर मैं आया। मैंने एक गहरी सांस ली, बाहें सीने पर बांध रखी थीं। चलो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मैंने हाथ बढ़ाया, पत्थर छुआ। कोमल पीली रोशनी हाथों से फूटी। बहुत साधारण, न कोई धमाका, न कोई गरज। इनोरी ताकाफुजी का आशीर्वाद, डिटेक्शन। डिटेक्शन? मैंने खुद से बुदबुदाया। सिंहासन से राजा ने चैन की सांस ली, जैसे किसी चिंता से मुक्त हुए हों। तो इसमें भी कोई आशीर्वाद है। अच्छा है। बस डिटेक्शन। मैंने तीनों की ओर देखा। लिमिट ब्रेक, बैरियर, मैना एफिनिटी। और मेरे पास कोई चोर किस्म का जासूसी वाला स्किल। कहीं मुझे गलती से तो नहीं बुला लिया गया? इसके बाद हमें शारीरिक और जादुई परीक्षा में डाला गया। शारीरिक परीक्षण एक धूल भरी मैदान में हुआ। रियूतो ने वहां कहर ढा दिया। उसकी लिमिट ब्रेक ने उसे राक्षस बना दिया था। एक ही घूंसे में मोटे खंबे टूट जाते। आओई और तामाकी जादू में अव्वल रहे, जैसे उनकी उंगलियों से मंत्र बरसते हों। और मैं दौड़ में सबसे पीछे धूल फांकता रहा। जादू में शायद औसत भी नहीं। मैं एक कहानी का हिस्सा हूं, या बस एक एक्स्ट्रा जो गलती से मंच पर आ गया। तामाकी ने जादू का प्रदर्शन इस तरह किया जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। बिना किसी जोर जबरदस्ती उसकी उंगलियों से जादू की लहरें निकलती रहीं। वो सहज थी और असाधारण। और मेरे पास थोड़ी बहुत जादू की शक्ति थी। उफ, मैंने एक छोटा सा प्रकाश गोला बनाने की कोशिश की, लेकिन वो टिमटिमाया, फिर फुस, मेरे हाथ में ही बुझ गया। न नियंत्रण था, न कोई पोटेंशियल। कम से कम प्रशिक्षकों की यही राय थी। शारीरिक रूप से भी मैं कुछ खास नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर मैं पहले से बेहतर था। जब बाकी सब ने अपनी दौड़ खत्म की, तब तक मैं तो हाफ कर घास पर गिर चुका था और फेफड़े जैसे आग पकड़ चुके थे। थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हुआ। लड़कियों से भी पिछड़ गया था मैं। क्या हीरो की दुनिया में भी मैं वही असफल आदमी ही रहूंगा? रात को हमें रियोतो के कमरे में बुलाया गया। कमरे में घुसते ही मन में पहला ख्याल आया, इसका तो मेरा डबल साइज है यार। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया, लेकिन तामाकी ने तुरंत मेरी ओर इशारा किया। ये भी? उसने रियोतो से पूछा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। वो तो बस एक नॉर्मल बंदा है, हम हीरो हैं, वो नहीं।
इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने होठ भींच लिए। अरे बहन, मैं यहीं बैठा हूं, थोड़ा तो लिहाज करो। शायद उसे एहसास हो गया था, क्योंकि तुरंत ही वो बोल पड़ी। और हाँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मुझे लगता है कि वो। फिर वो रुक गई, नजरें फेर ली। ओह, समझ गया। इसको चिंता है, बस दिखाना नहीं चाहती। एक हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर तैर गई। ये वो टाइप है जो केयरिंग होती है, लेकिन ईगो उन्हें कबूल नहीं करने देता। नहीं, ये रहेगा। रियोतो की आवाज कमरे में गूंजी। उसका चेहरा सख्त था, स्वर निर्णायक। इसका डिटेक्शन स्किल आगे चलकर काम आएगा। कमरे में चुप्पी छा गई। लगता है इन हीरोज की राय मेरे बारे में थोड़ी बंटी हुई है। रीतो ने मेरी ओर देखा, अब थोड़ा नरम लहजे में। पर यह सच है कि इसमें हमारी जैसी कॉम्बैट शक्ति नहीं है। फिर उसने पास बैठी शांत लड़की की ओर देखा, आओई। उसे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए होगी, तुम बैरियर स्पेशलिस्ट हो। आओई ने बस सिर हिलाया। अगर तुम कहो तो। टामाकी के उलट आओई बहुत सॉफ्ट है। उसकी आंखों में मासूमियत है और चेहरे पर कुछ खास कशिश। तो तुम्हें लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए? अब असली सवाल आया था। रियुतो कुछ क्षण रुका। मैंने एक एक कर सबके चेहरे देखे, रियुतो, आओई, टामाकी। फिर रियुतो ने कहा, बिल्कुल, अब तक तो ये लोग हमारे साथ अच्छे रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया सिर्फ अच्छाई से चलती है, या हर मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा होता है? बाकी तीनों रियुतो की बातों पर विचार कर ही रहे थे कि मैंने सोचा अब वक्त आ गया है थोड़ा इंटरवीन करने का। मैंने मेज से एक साधारण स्टूडेंट नोटबुक उठाई, आराम से, जैसे कोई बड़ी बात नहीं। मैं उसे खोलकर सबके सामने किया। चेहरे पर वही शांत सा भाव, एक हाथ से ठोड़ी छूते हुए कहा, हमें यहीं रुकना चाहिए। स्वर नरम, सहमति भरा। पर असली बात उस खुले पन्ने पर लिखी थी। हम पर नजर रखी जा रही है, कोई भी ऐसी बात मत बोलना जिससे शक हो। तीनों की आंखें चौंधिया गईं। आओई ने हल्की सी चीख दबाई, उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया। तामाकी और रियुतो झुककर नोटबुक की ओर देखने लगे, चेहरों पर हलचल साफ थी। धन्यवाद देना चाहो तो मेरे डिटेक्शन को देना, मैंने सोचा। भीतर से एक संतोष की लहर दौड़ गई। बैठक शुरू होते ही मैंने महसूस कर लिया था, दीवार के उस पार कोई हल्का सा प्रेजेंस था। इतना हल्का कि शायद कोई और पकड़ ही ना पाए। पर मेरी शक्ति, भले ही दिखावे वाली ना हो, मूल्य में कोई कमी नहीं। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। पहला वार मेरा था। टू बी कंटिन्यूड। थोड़ी देर बाद जब हम सब अपने लिए तय किए गए उस शानदार कमरे में वापस लौटे, तो मैंने एक पल लिया अपनी नए आशीर्वाद को समझने के लिए। तो ये है मेरा ब्लेसिंग, डिटेक्शन। मैंने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। शुरू में तो ये बस एक बेमतलब सी शक्ति लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा हटने लगा। मेरे दिमाग में उस कमरे की एक नक्शानुमा तस्वीर बनने लगी, एक तरह की मानसिक ग्रिड जिसमें आसपास की सभी जीवित चीजें चमकती हुई आकृतियों के रूप में दिखने लगीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, मैं दीवारों के पार भी उन्हें महसूस कर सकता था। और अभी मैं साफ साफ महसूस कर सकता था, कोई है। एक इंसानी आकृति हमारे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर दबे पांव कान लगाकर हमारी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। हमने तो सब मेट को बाहर भेज दिया था इस कमरे से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक को देखा था जो हॉलवे से झांक रही थी। तो ये या तो वो मेड वापस आ गई है या फिर कोई अजनबी है। किसी भी सूरत में ये सही नहीं है। मुझे बाकियों को बताना था, बिना उस छिपे हुए शख्स को भनक लगे। मैंने जल्दी से कागज और पेन उठाया, झटपट एक छोटा सा नोट लिखा और फिर टप टप। मैंने चुपचाप जाकर रयूटो के कंधे पर हल्का सा थपथपाया और उसे नोट दिखाया। उसकी आंखें एक पल में फैल गई और फिर उसने फुर्ती से वो नोट आगे पास किया आओई और तमाकी को। नोट पर लिखा था, शायद पता ना चले, लेकिन आओई, क्या तुम एक साउंड प्रूफ बैरियर बना सकती हो? आओई की आंखें नोट से उठकर मुझ पर टिकीं। उसके माथे पर पसीने की एक हल्की बूंद थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। वोट खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एकाग्रता की छाया थी।
उसने हाथ ऊपर उठाए और एक हरी रोशनी की झिलमिला की डोम हम चारों को धीरे धीरे घेरने लगी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काम कर रहा है, लेकिन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं थाम सकती, मैं अभी इसमें नहीं हूं। तुम कमाल कर रही हो, थैंक यू आओई। रयूटो ने उत्साहित होकर उसे थम्स अप दिया। आओई की गालें गुलाबी हो गईं और वो हल्के से हंस दी। हाँ, मैं बस उसे घूरता रहा। सीरियसली, अभी फ्लर्टिंग कर रहे हो तुम लोग? पर ये हमें सुन क्यों रहे हैं? तमाकी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और फिर बात का असली मुद्दा लौटाया। रयूटो का हंसता चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अगर सोचो तो हीरोज को दिए गए ब्लेसिंग्स किंगडम और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं अगर वो गलत लोगों के हाथ लग जाएं तो मुझे हैरानी नहीं है कि वो हम पे नजर रख रहे हैं। लेकिन समन भी तो उन्होंने ही किया था, वो भी बिना हमारी इजाजत के। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तमाकी का गुस्सा उसके शब्दों में झलकने लगा। मुझे लगता है ये लोग बुरी तरह से मजबूर हो चुके हैं, मैंने धीरे से कहा, इतना धीमा कि सिर्फ हमारे चारों के बीच बनी आओई की साउंड प्रूफ बबल के अंदर ही सुनाई दे। बाकी तीनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कई सारी चीजें ये इशारा कर रही हैं कि इस किंगडम की हालत खराब है। सबसे पहले राजा खुद बार बार सामने आ रहा है। एक मोनार्क से यूं आसानी से मिल पाना ये नॉर्मल नहीं है। और फिर गार्ड्स और सब्जेक्ट्स की संख्या भी कुछ कम सी लग रही है। तमाकी ने होठ भींचे। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन खाना तो बड़ा रॉयल लग रहा था, टेस्ट भी अच्छा था। मतलब उतना फैंसी तो नहीं था जितना मैंने सोचा था, लेकिन लहसुन और मसालों की खुशबू अच्छी थी। मैंने नाक से कोड़ते हुए कहा, डिलिशियस, सीरियसली वो खाना तो बेहुदा था। रियूटो भी बात में कूद पड़ा, हाथ घुमाते हुए कमरे की तरफ इशारा किया। ठीक है, पर इस कमरे को देखो, हीरो के लिए ऐसा कमरा, ये तो किसी फुटमैन का क्वार्टर्स लगता है। हालांकि मेरे पुराने कमरे से तो फिर भी बड़ा है, मैंने मन ही मन सोचा एक हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा था, ये उनकी पहली समनिंग है। शायद सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बातें कैसे पकड़ पा रहा हूं। धन्यवाद देना चाहिए हाइगन किंगडम को, जिसने एक बेस कंपैरिजन बना दिया मेरे लिए। मैंने सबका ध्यान वापस मुद्दे की तरफ खींचा। देखो, अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें इस किंगडम से निकलना पड़ सकता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। ऐसे में मैं डिटेक्शन का इस्तेमाल करके गार्ड से बचते हुए हम सबको यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन असली मुश्किल तो होगी हमारी दुनिया में वापस लौटने की। कमरे में एक ठहराव आ गया, सब कुछ सोच में पड़ गए। फर्स्ट प्रिंसेस ने तो साफ कहा था कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का। रियोटो की आवाज में पहली बार झिझक थी, या शायद वो झूठ बोल रही हो और असली तरीका हमसे छिपा रही हो। तमाकी ने जोड़ा, उसकी आंखों में शक की चमक थी। आओई, जो अब भी अपनी सारी शक्ति से बैरियर थामे हुए थी, थोड़ी घबराई हुई सी लगी। ताकि किंगडम की एकमात्र उम्मीदें भाग न जाएं, मैंने बात पूरी की, तमाकी की सोच से सहमति जताते हुए। मैंने एक गहरी सांस ली और पीठ पीछे टिका कर कहा, यह आसान नहीं होगा। रियोटो उठ खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुमने कुछ बहुत सही बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल हम सब कमज़ोर हैं और इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी के लिए जो हो रहा है उसी के साथ बहते रहो। मैंने सिर उठाकर हामी भरी ही थी कि तभी तमाकी अचानक मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसका चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पर था। तुम्हारी बाईं आंख अजीब सी लग रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ये पीली क्यों है? मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। एक ही ख्याल बिजली की तरह दिमाग में दौड़ा। अरे बाप रे! मैंने फौरन हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। मैं तो अपनी मिसमैच्ड आईज के बारे में भूल ही गया था। अभी तो मैं पूरी तरह सस्पिशियस लग रहा हूं। तमाकी का चेहरा जब मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने झट से अपनी आंख पर हाथ रख लिया और डर की जगह एक रहस्यमयी अंदाज दिखाने की कोशिश की। तमाकी, मैंने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई राज छिपा रहा हूं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ छुपाने लायक होता है। उससे पहले कि वो कुछ और पूछती, शुक्र है रियोटो बीच में आ गया। उसने तमाकी के कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़ो ना, ये बस वो फेज है। थोड़ा देर से आया है इसके पास, लेकिन आ ही गया। इसे ब्रीथ करने दो। मैंने उंगलियों के बीच से झांका। क्या ये सोच रहा है कि मैं कोई ईमो टाइप लड़का हूं जो कलर कॉन्टैक्ट्स पहनता है? एक पल के लिए मैं कुछ बोलने ही वाला था। एनिमे कोई फेज नहीं है, लेकिन फिर वक्त रहते खुद को रोक लिया। वेट अ सेक, ये कवर स्टोरी तो सरप्राइजिंगली कन्विंसिंग लग रही है। और बस मैंने उसी में खुद को ढाल लिया। रात को काफ़ी देर बाद, जब बाकी सब गहरी नींद में थे, मैं अपने साधारण से बिस्तर पर बैठा
अंधेरे की तरफ चुपचाप ताकता रहा। ये डीमन आईज, ये असल में मुझे कौन कौन सी स्किल्स देती हैं? मैंने अपने पिछले जीवन की ओर सोचा, उन शक्तियों की ओर जो मैंने एक बार पाई थीं। स्टेटस विंडो, हाँ, वो तो बस सोचने से ही आ जानी चाहिए। मैंने आंखें बंद की और पूरी तल्लीनता से ध्यान केंद्रित किया। डिंग! हवा में एक ट्रांसलूसेंट हरे रंग की स्क्रीन उभर आई, जिसके अजीबोगरीब अक्षर अंधेरे में हल्के हल्के चमक रहे थे। इनोरी ताकाफूजी, डेमन वैम्पायर बैरन, HP 815/815, MP 8067/8067, स्ट्रेंथ 956, वाइटैलिटी 856, डेक्स 935, एजिलिटी 1056, इंटेलिजेंस 2556। ये नंबर्स तो काफी हाई लग रहे हैं। मैंने सोचते हुए स्क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन एवरेज क्या है ये तो मुझे पता नहीं। फिर भी ये काफी ज्यादा हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं इतना बेकार कैसे निकला था इन स्टैट्स के साथ? मुझे अब भी याद है उस दौड़ के बाद सीने में उठती जलन, जैसे लंग्स फटने वाले हों। खैर, देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। स्क्रीन नीचे सरकी। डीमन आई ऑफ साइट, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स, स्किल थीफ एडवांस्ड, ब्लैक मैजिक और डिटेक्शन भी। मेरा दिमाग एकदम दौड़ने लगा। ये सारी स्किल्स मुझे अलग अलग समनिंग से मिली हैं। मेरे मन में उन रिचुअल्स की झलकें उभरने लगी। तीसरी समनिंग और वो नोबल वुमन, इनोरी ताकाफूजी, डेमन वैम्पायर बैरन। ये टाइटल अब पहले से कहीं ज्यादा सच लग रहा था। मैंने खिड़की के काले कांच में अपना चेहरा देखा और एक पल के लिए एकदम हल्की सी चमक, उन नुकीले धातों की झलक मिली। तो ये समन वाकई मुझे एक डेमोनिक वैम्पायर में बदल चुका है। मेरी होंठों पर एक फीकी सी, ऑलमोस्ट उदास मुस्कान आई। या यूं कहूं, अब मैं एक इंसानी शक्ल वाला मॉन्स्टर हूं। जैसे ही मैंने स्टेटस विंडो को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, एक और एंट्री सामने आ गई। कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। कोई स्किल नहीं, कोई पैसिव बफ ही नहीं, बल्कि एक शुगर इंड्यूसिंग ट्रेट, या शायद एक अभिशाप। सन गॉड्स स्कॉन। As ones who betrayed the god, the creatures of the night have their stats reduced by 90% and their skills restricted during the day. एक ठंडी लहर पूरे बदन से होते हुई दिल तक उतर गई। तो इसीलिए उस दोपहर के टेस्ट में मैं पूरी तरह फेल हो गया था। और जैसे ही दिमाग ने जोड़ना शुरू किया, यादें एक के बाद एक हल्ला मचाने लगी। वो दोपहर की चिलचिलाती धूप, वो चक्कर जैसा सिर घूमना, वो अजीब सी थकावट, जैसे बदन मेरा ना रहा हो। मैं बस अनफिट नहीं था, मैं तो कमजोर किया गया था धूप की वजह से। फिर याद आया वो घटिया डिनर जिसे सब स्वादिष्ट बोल रहे थे और मैं बस नाक भौं कोड़ रहा था। अब समझ आया, उसमें लहसुन था। क्लासिक वैम्पायर वीकनेस। सुनने में क्लीशे लग सकता है, पर अब वो मेरी रियलिटी थी। मैंने उस पहली मुलाकात को भी याद किया, जब मैं तमाकी, आओई और र्यूटो से मिला था। तब मैं उनकी शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उनकी त्वचा के नीचे बहती नसों से, उनके रगों में धड़कते खून की लयबद्ध बहाव से ज़्यादा आकर्षित था। मैं इंसानों की तरह नहीं सोच रहा था, मैं पहले से ही बदल चुका था। मैंने थककर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। एक कड़वी हंसी खुद ब खुद होंठों से निकल आई। मैं इतना बाहर की दुनिया डिटेक्ट करने में डूबा रहा कि अपने अंदर हो रहे बदलावों को देख ही नहीं पाया। राज्य के जासूसों की खोज में, दरवाजे के पीछे छुपे लोगों को पकड़ने में, हर वो चीज़ जो बाहर थी, बस वहीं तक मेरा ध्यान था। और अब जब बहुत देर हो चुकी थी, मुझे पता चला कि मेरी आंखें अजीब क्यों थीं, और ये भी कि अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं एक वैम्पायर बन चुका हूं। एक धुंधली याद, एक चीख जो जैसे गले को फाड़ते हुए बाहर आना चाहती थी। अंधी रोशनी, ऐसा जलन भरा दर्द जैसे शरीर के कण कण को कोई अलग कर रहा हो। ये मेरी पहली समनिंग नहीं थी और हर बार की तरह उस असहनीय यातना ने अपने निशान छोड़े थे। अब मैं अपने तय किए गए कमरे में अकेला बैठा था, दिन भर की उथल पुथल के बारे में सोचते हुए। एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा प्रदर्शन, अगर साफ शब्दों में कहें तो बेहद शर्मनाक था। लेकिन
उन्हें असली कहानी नहीं पता थी। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या बन चुका हूं। मैंने इन समनिंग से ढेरों स्किल्स हासिल की हैं। मैंने ठुड्डी को हाथ पर टिका लिया और मन ही मन उस स्टेटस स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। सबसे नया स्किल था डिटेक्शन। आज मिला था मुझे एक आशीर्वाद की तरह, एक साधारण सी शक्ति जो आसपास मौजूद प्राणियों की हलचल को पहचानने देती है। काम का है, हाँ, पर हीरोइक नहीं। लेकिन फिर आते हैं बाकी स्किल। अब बारी है उस स्किल की। मैंने कमरे की खामोशी में खुद से कहा और पास रखे एक साधारण से कैंडल स्टिक को उठाया। फिर मैंने अपने अंदर की माना का एक अंश उसमें उड़ेला। अब बारी है उस स्किल की जो किसी भी चीज से एक हथियार बना सकता है। एक तेज सुनहरी रोशनी मेरे हाथों के बीच भड़क उठी। मोम और बाती पल में मुड़ी, पिघली, फिर सख्त होकर एक नई शक्ल ले बैठी। क्राफ्ट वेपन। रोशनी के जाते ही मेरे हाथ में एक तेज संतुलित नाइफ था। उसका हैंडल अभी कैंडल स्टिक की तरह था, पर ब्लेड बिल्कुल स्टील जैसी चमकदार और धारदार। वो, मैंने खुद को धीमे से कहते सुना। सिनिसिज्म के नीचे छुपी हुई एक सच्ची हैरानी बाहर झांक आई थी। कुछ स्किल्स तो ऐसे हैं जो शरीर पर असर डालते हैं। मैंने बड़बड़ाया। मेरी दाईं आंख में हल्की सी झंझनाहट हुई, जैसे मेरा रेड डीमन आई ऑफ विजन। एक लाल जटिल पैटर्न मेरी आंख की पुतली में उभर आया और अचानक दुनिया बिल्कुल जाग गई। सिस्टम ने लिस्ट दी: सुपर ह्यूमन विजुअल एक्यूटी, परफेक्ट मेजरमेंट, फार साइट, माइक्रोसाइट, एक्सरे विजन और भी बहुत कुछ। इसका मतलब है बेसिकली ये हर तरह की नज़र से जुड़ा है। अब मैंने ध्यान लगाया अपनी बानी आंख पर। एक गोल सुनहरी आकृति उसमें चमकी और मेरी येलो डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स, जो अभी तक मेरे लिए एक रहस्य है। सिस्टम की ओर से जो जवाब आया वो और भी उलझाने वाला था। Allows the user to move a magic circle they've seen into their pupil and activate it at will। इसका क्या मतलब निकाले कोई? मैंने थकी हुई सांस ली। शायद इस दुनिया की मैजिक समझने के बाद ही कुछ समझ आए। मैंने स्टेटस लिस्ट की तरफ फिर से देखा, इस बार पूरा ध्यान लगाकर। Required XP halved, Demon Eye of Vision, Demon Eye of Magic Circles, Craft Weapon, Sun God Scorn, Drain Blood, Spell Thief, Baron's Authority, Detection। और भी कई स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बड़बड़ाते हुए स्क्रॉल किया। सन गॉड स्कॉन, बैरन्स अथॉरिटी। लेकिन ड्रेन ब्लड का डिस्क्रिप्शन तो काफी डायरेक्ट है। मैंने उस स्किल पर ध्यान केंद्रित किया और जो जानकारी आई वो रो कंपा देने वाली थी। अगर यूजर किसी को पूरी तरह खून से खाली करते तो वो शख्स घूल में बदल सकता है। अगर विक्टिम कुंवारी है तो यूजर उसे अपना रक्त पिलाकर वैम्पायर बना सकता है या उसे बिना कुछ दिए घूल बनने के लिए छोड़ सकता है। मेरे होठों पर एक ठंडी शिकारी मुस्कान आ गई। तो मतलब मैं अपनी मर्जी से एक लाश को अपना गुलाम बना सकता हूं। जैसे ही ये ख्याल आया, मेरी दोनों आंखें लाल और सुनहरी एक साथ चमक उठीं। मैंने एक कल्पना की, अपने ही हाथ की नस काटना, रक्त की एक एक बूंद नीचे गिरना और एक बेजान शरीर को फिर से चलने पर मजबूर कर देना। यह दृश्य जितना डरावना था उतना ही सही भी लगा। अच्छा, और कुछ है? मैंने डिस्क्रिप्शन का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा पढ़ा। अगर यूजर विक्टिम का सारा खून पी जाए तो वो उसकी मेमोरी और स्किल्स को हासिल कर सकता है। उस पल सारा बोझ मुझ पर एक साथ आ गिरा। मैं किसी भी चीज से हथियार बना सकता था। मेरी नजर सभी सीमाओं से परे थी और अब मैं किसी की जिंदगी, उसकी यादें, उसकी पावर्स सब चुरा सकता था और फिर उसके शरीर को अपने पैरों तले जिंदा कर सकता था। मैंने अपने ही हाथों को देखा। अब उनमें उस साधारण छात्र की मासूमियत नहीं बची थी जो बस किस्मत से इस दुनिया में खींच लाया गया था। हे भगवान, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रात की खामोशी में बस मेरी आवाज गूंजी और मेरे अंदर उतर आया एक ठंडा, अटूट यकीन। मैं वाकई में एक मॉन्स्टर बन चुका हूं। उस रात जब मैं उस साधारण मगर आरामदायक कमरे में अकेला था, मेरे आशीर्वाद की असली सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ डिटेक्शन नहीं था, बल्कि कुछ और,
कहीं ज्यादा डरावना। मैं दूसरों को अपना गुलाम बना सकता हूं और उनकी यादें और स्किल्स भी चुरा सकता हूं। ये सोचते ही मेरे होठों पर एक धीमी मगर शैतानी मुस्कान फैल गई। अंधेरे में मेरी एक भूरी और एक सुनहरी आंख हल्की सी चमक उठी। मैं बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखकर, और एक लंबी संतुष्टि भरी सांस छोड़ी। तो ये सब कुछ मैं रात में कर सकता हूं, हाँ? मेरी उंगलियां हल्की से कांपीं, जैसे ताकत की लहर दौड़ गई हो। मैन, ये पावर कमाल की चीज है। लेकिन मैं खुद को ज्यादा बहकने नहीं दे सकता था। सबसे पहले मुझे इस शरीर के साथ तालमेल बिठाना होगा और इस दुनिया के नियम समझने होंगे। अगली सुबह हमें एक खोले धूप से नहाए हुए ट्रेनिंग यार्ड में ले जाया गया। ऊपर आसमान पूरी तरह नीला था, एक भी बादल नहीं। ग्रीटिंग्स हीरोज, एक सख्त आवाज हमारे कानों में गूंजी। हमारे सामने एक लंबी तेज निगाहों वाली औरत खड़ी थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल जो एक पोनीटेल में बंधे थे, और एक लाल काले रंग की यूनिफॉर्म जो उसके वॉरियर होने की पहचान दे रही थी। उसकी बाहें सीने पर क्रॉस थीं और उसकी मौजूदगी में ही एक दबदबा था। मैं हूं एगियाना एचे, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की नाइट कमांडर और तुम्हारी कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। एक मेडिवल फैंटेसी किंगडम की नाइट कमांडर, और वो भी एक महिला। मैंने मन ही मन सोचा, उसकी इंपोजिंग प्रेजेंस को देखते हुए, क्या ये वाकई इतनी स्किल्ड है या फिर किंगडम के पास इससे बेहतर कोई है ही नहीं? उसकी तीखी नजरें अब आओई और तमाकी पर पड़ीं। तुम दोनों चाहे जादूगर क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक ट्रेनिंग से छूट मिल जाएगी, स्पष्ट है? यस मैम, दोनों ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में एक साथ जवाब दिया। नाइट कमांडर का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, जैसे उनकी कंप्लायंस से संतुष्ट हों। हम सामान्यतः स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, लेकिन लगता है तुम में से कई लोगों को उसकी जरूरत नहीं। नो किडिंग, मैंने मन में सोचा। मेरी डिटेक्शन पहले से ही एक्टिव थी, हर चीज का डेटा मेरे दिमाग में आ रहा था। तभी मेरे मन में एक छोटा सा बीप गूंजा। रायटू शिंजाकी, 17, ह्यूमन अदरवर्ल्डर हीरो, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन, HP 1023/1024, MP 1056/1056, Strength 1523, Vitality 1249, Dexterity 1115, Agility 1099, Intelligence 1078, Blessing, Limit Break, Title None। डैम, ये स्टैट्स तो मॉन्स्टर लेवल हैं। फिर मैंने तमाकी की ओर देखा। तमाकी कारासावा, 17, ह्यूमन अदरवर्ल्डर हीरो, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन, HP 895/896, MP 8962/8962, STR 768, VIT 853, DEX 1508, AGI 756, INT 8568, ब्लेसिंग माना एफिनिटी, टाइटल नन। वो इतना हाई INT, वो लिटरल वॉकिंग मैजिक कोर है। अब आओई इसोगाई, 16, ह्यूमन अदरवर्ल्डर हीरो, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन, HP 562/563, MP 6082/6082, STR 563, VIT 1432, DEX 874, AGI 598, INT 2430, ब्लेसिंग बैरियर कॉन्जुरेशन, टाइटल नन। मेरी नजरें कुछ पल तक स्टेटस स्क्रीन पर जमी रहीं। ये लोग लिटरली सुपर ह्यूमंस हैं। और फिर मैं हूं जिसका असली पोटेंशियल दिन के उजाले में 90% घट जाता है। नाइट कमांडर एचए ने सीधा तीनों को संबोधित किया। र्यूटो, तमाकी और आओई, बेसिक सीखने के बाद तुम तीनों अपनी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हो। और फिर उसने मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली। स्पष्ट था कि ये किंगडम किन पर दांव लगा रहा है और कौन बस एक एक्स्ट्रा है। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। चलो ठीक है, नजरअंदाज करो मुझे। एक दिन मैं दिखाऊंगा किसे मॉन्स्टर कहते हैं। जैसे ही सब मुझे एक साइड कैरेक्टर समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, नाइट कमांडर की पैनी नजर आखिरकार मुझ पर आ टिकी। और तम उसने सख्त लहजे में कहा, आवाज में कोई नरमी नहीं थी,
मैंने उसकी ओर देखा, चुपचाप, जैसे नजरों से ही पूछ रहा हो, अब मेरे लिए क्या तय किया गया है? तुम अंडरगो करोगे इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, उसने दो टूक कहा, जब तक कि तुम हमारी सेना के फिटनेस स्टैंडर्ड्स को पार ना कर लो। और बस वहीं से मेरी पर्सनल हेल शुरू हो गई। जहां बाकी हीरोज अपनी असाधारण पावर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं धूल भरे मैदान में झुलस की धूप के नीचे पुशअप्स करता जा रहा था। हफ हफ, हर रेपिटेशन के साथ मेरी बाहें कांप रही थीं। यस यस मैम, मैंने जैसे तैसे जवाब दिया, जबकि वो मेरे ऊपर खड़ी थी, बिल्कुल स्टोन फेस्ड, आर्म्स क्रॉस्ड। ये तो सचमुच की यातना है। दिन में अब मेरा हाल बेहाल रहता है। अब जब मैं एक वैम्पायर बन चुका हूं, मैंने सोचा पसीने और थकान से धुंधली हो रही नजर से इधर उधर देखते हुए। धूप में सिरदर्द होता है और शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है। मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि तुम सफल हो, अब उठो, तेजी दिखाओ। कच्चे की कड़क आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। आह, गला घूम रहा है, माथे में तेज धड़कन थी और मांसपेशियां जैसे जल रही थीं। इस हाल में जब वक्त आएगा तब भाग भी पाऊंगा या नहीं, ये भी डाउटफुल लग रहा है। तभी हवा में एक जानी पहचानी तीखी आवाज गूंजी, ग्रीटिंग्स, हाय। मैंने थका सा गर्दन घुमाई और दिल बैठ गया। फिर से वही अनोइंग प्रिंसेस आ गई। वो पूरे जोश से हाथ हिला रही थी। उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी, हल्के रंग के लंबे बाल और एक नर्म गुलाबी पोशाक में। अब ये कौन है? मैंने जमीन पर लेटे लेटे ही उसका जायजा लिया। उसके साथ एक मेड भी है। इसका मतलब ये भी किसी रॉयल फैमिली से है। हाँ, वो सुंदर थी, लेकिन उसने पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को एक शांत शिष्ट मुस्कान दी। कुछ तो अजीब है। ये मुस्कान बहुत नकली लग रही है और उसकी चाल भी रोबोटिक सी। नाइट कमांडर ईच तुरंत सल्यूट की मुद्रा में आ गई, अपना एक हाथ सीने पर रखा और कहा, योर हाइनेसेस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें देखने आएंगी। तो ये भी एक प्रिंसेस ही है, मैंने सोचा, जमीन पर कोहनी टिकाकर सिर को हाथ से सहारा देते हुए। बी एट ईज, नए वाली प्रिंसेस ने नर्म, नियंत्रित स्वर में कहा। हम बस अपने नायकों की ट्रेनिंग को देखने आए हैं। लेकिन पहली वाली प्रिंसेस, वो तो हमेशा की तरह अपनी ड्रामेटिक एंट्री से बाज नहीं आई। मैंने अपना कीमती समय निकाला है ताकि तुम्हारे सफर की पहली झलक स्वयं देख सकूं। उसने सीना फुलाकर कहा, समझो ये तुम्हारे लिए एक सम्मान है। कॉल्ड इट, मैंने धीमी सांस के साथ सोचा। ये तो कहना ही था इसे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। जब पहली प्रिंसेस बाकी तीनों हीरोज का ध्यान खींचने में लगी थी, वो शांत सी दिखने वाली नई प्रिंसेस चुपचाप वहां से हट गई। उसके हल्के हील्स की आवाज पत्थर के रास्ते पर गूंज रही थी और वो आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अब भी जमीन पर अधलेटा था, थकान से निढाल, और वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। उसी नकली सी मुस्कान के साथ मुझे नीचे से देखा और बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई सर इनोरी तकाफूजी। और मुझे पहली बार किसी शाही चेहरे से सीधा खतरा महसूस हुआ। मैं जमीन पर धूल में सना एक कोहनी पर टिके हुए उस लड़की को घूर रहा था। मैं हूं किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की सेकंड प्रिंसेस, उसने मुस्कान के साथ कहा। वो मुस्कान जो किताबों में छपी तस्वीरों जैसी लग रही थी, पर उसमें जान नहीं थी। फिर वो हल्के से आगे झुकी, बस जरा सा, और बोली, बट यू कैन कॉल मी योर डे टाइम ट्यूटर। मेरे थके हुए दिमाग ने बस एक क्वेश्चन मार्क पैदा किया। ट्यूटर? किस चीज की? अगली दोपहर हम धूप से झुलसे ट्रेनिंग यार्ड से निकलकर एक शांत, निजी पुस्तकालय जैसे कक्ष में पहुंच चुके थे। दीवारों पर लंबी लंबी किताबों की अलमारियां और कमरे में सिर्फ दो लोग, मैं और सेकंड प्रिंसेस। वो एक बड़े स्लेट बोर्ड के सामने खड़ी थी, बिल्कुल किसी सख्त शिक्षक की तरह। सुबह तुम कमांडर एचएस से फिजिकल ट्रेनिंग लोगे, उसने शांत स्वर में कहा, और दोपहर में मेरी कक्षा में उपस्थित रहोगे। ओह, तो यही है मेरा शेड्यूल। सुबह शारीरिक यातना, दोपहर ऑकवर्ड साइलेंस में लिपटी प्राइवेट क्लास। कमरे में एक भारी खामोशी थी। मैं अपनी नजरें हर तरफ घुमा रहा था, बस उस पर नहीं। गॉड, ये कितना अजीब है। हाँ, मैं अब पक्का हूं,
मैं इस पूरी टीम का सबसे अलग, सबसे बेवकूफ हिस्सा हूं। थोड़ा सा सोचना भी नहीं पड़ा। बाकी 3 लोग तो उस पहली राजकुमारी की क्लास में जा रहे होंगे, किसी आलीशान लेक्चर हॉल में, जहां उन्हें सिखाया जा रहा होगा इस दुनिया की मैजिक की गहराई और डीमन लॉर्ड को हराने की रणनीति। वो थे मेन इवेंट और मैं था साइड शो। क्यों? जवाब उतना ही साफ था जितना फर्स्ट प्रिंसेस के चेहरे की घृणा मैं उसकी घमंडी तिरस्कार से भरी आवाज जैसे फिर से सुन सकता था। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन समवन हु इज नॉट अ हीरो। नो योर प्लेस। मैंने अपनी ठुड्डी को हथेली पर टिका लिया, टेबल की चमकदार सतह को घूरते हुए। यही वजह है, मैं बस एक नॉर्मल हूं, उनके लिए एक बोझ। उनकी उस एपिक हीरो स्टोरी में एक ऐसा किरदार जो बस गलती से मंच पर चढ़ गया। मेरे सीने में एक ठंडा मगर सुलगता हुआ गुस्सा जाग उठा। मैंने नीचे देखा, अपने हाथों को देखा, उन्हें मुट्ठी में भींच लिया। एक दिन मैं उसे इस अपमान का पछतावा जरूर दिलाऊंगा। आने वाले कुछ दिन जैसे धुंध में गुजर गए। बाकी तीनों हीरोज जहां जोरदार कॉम्बैट ड्रिल से गुजर रहे थे, मुझे भेजा जा रहा था एक प्राइवेट क्लासरूम में, और वहां मेरे सामने खड़ी रहती थी एक शांति से भरी हुई हल्के भूरे बालों वाली महिला। उसके हाथ में पॉइंटर और टेक्स्ट बुक, चेहरे पर सदा की तरह एक हल्की नियंत्रित मुस्कान। अब मैं आज की कक्षा शुरू करती हूं, उसने कहा, धीमी मगर स्पष्ट आवाज में। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, मैंने हाथ उठा दिया। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने मुझे देखा और वही शांत आंखें बंद करके दी जाने वाली सौम्य मुस्कान दी। पूछो। अगर आप सेकंड प्रिंसेस हैं, मैंने अपनी पहली मुलाकात की बात याद करते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि आप फर्स्ट प्रिंसेस से छोटी हैं? उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली, सिर्फ एक हल्का सा कड़वा सा किनारा आ गया। नहीं, उल्टा है वास्तव में। मेरे दिमाग में फौरन एक तस्वीर उभर आई, वो जोशीली सुनहरे बालों वाली फर्स्ट प्रिंसेस जो पूरे गौरव के साथ खड़ी थी इस शांत सधी हुई बड़ी बहन के बगल में। सेकंड प्रिंसेस ने आगे कहा, आवाज अब भी स्टडी थी, मगर कुछ पल को उसमें एक हल्की सी उदासी छिपी थी। मगर मेरी छोटी बहन को बना दिया गया क्राउन प्रिंसेस, कुछ जटिल कारणों के चलते। राजनीति, मैंने मन ही मन सोचा, एक लंबी सांस लेते हुए। जो भी हो, यह सक्सेशन ड्रामा मेरी समझ से बाहर है। बेहतर होगा मैं अपने काम से काम रखूं। उसके बाद उसने लेक्चर शुरू किया। सेकंड प्रिंसेस के अनुसार उसने एक जटिल डायग्राम पर पॉइंटर टिकाते हुए कहा, किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की स्थापना एक जादूगरनी ने की थी। वो उन्हीं हीरोज में से एक थी जिन्होंने पहले डीमन लॉर्ड को हराया था। उसका बयान धीरे धीरे इस देश की जड़ों की एक तस्वीर बुनने लगा। द विच, जिसे यहाँ के लोग देवता की तरह पूजते हैं, उसकी विरासत पर ही इस पूरे राष्ट्र की नींव रखी गई। चूंकि इसकी उत्पत्ति एक महिला से हुई, उसने समझाया, तो इस समाज की संरचना भी धीरे धीरे मेट्रियार्कल बनती चली गई। राज्य के इतिहास में रानियां बनती थी शासक, और उनके पति राजा सिर्फ एक तरह के रीजेंट्स होते थे। हालांकि तकनीकी रूप से राजा को ही रूलर कहा जाता है, उसने कहा, मगर रानी कभी भी तलाक देकर राजा की शक्तियां छीन सकती है। वो सब मुझे सिखा रही थी, इस किंगडम का इतिहास, उसकी राजनीति और थोड़ी बहुत जादू की थियरी। हाँ, वही बोरिंग चीजें। कब मेरी पलकें भारी हो गईं, कब मेरी ठुड्डी डेस्क से टकराई और कब मैं गहरी नींद में चला गया, पता ही नहीं चला। एक धुंधली सी याद है, प्रिंसेस ने अपना लेक्चर बीच में रोक दिया था और फिर मेरे ऊपर एक साइलेंट जजमेंट का बादल मंडराया। रात को चांदनी में नहाए कमरे में मैं अपने बिस्तर पर बैठा कुछ नोट्स पलट रहा था, वो जो मैंने जागते जागते किसी तरह लिखे थे। द प्रिंसेस ने कहा है कि कल वो मुझे मैजिक थियरी सिखाएंगी और उसके बाद के दिन प्रैक्टिकल मैजिक। सच कहूं तो बहुत कुछ सीखना बाकी था, लेकिन अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मैं मोटे पुराने ग्रंथ के पन्ने पलट रहा था। हर पृष्ठ पर बारीकी से बने जादुई चक्रों की रेखाएं टकटकी लगाकर देखता हुआ। सेकंड प्रिंसेस ने मुझे ये बेसिक मैजिक का टोम भी दे दिया। मेरे होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। बेशक जब मैंने उसकी पूरी क्लास सोते हुए काट दी और फिर बेहिचक किताब मांग ली थी, वो मुस्कान जो उसने दी थी
रोबोटिक थी, डेफिनेटली खुश होने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने किताब दी। मेरी नजर एक बेहद सामान्य दिखने वाले मैजिक सर्कल पर जाके की। कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पहली कड़ी बन सकता था। मैंने दाईं आंख बंद की, सारी चेतना सिर्फ बाईं आंख पर केंद्रित की। धीमी सुनहरी आभा में नहाई हुई मेरी आंख हल्की सी चमकी। डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल। सिद्धांत आसान था। सर्कल को देखो, मेमोरी में स्टोर करो, बाद में एक्टिवेट करो। मैंने ध्यान से डायग्राम की हर रेखा को देखा। मेरी आंख उसे बारीकी से स्कैन कर रही थी। हर कर्व, हर सिंबल भीतर कहीं इम्प्रिंट होता महसूस हो रहा था। मैंने किताब को गोद में रखा और फिर आंखें बंद करके स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश की। कुछ नहीं। मैंने शांत कमरे में बुदबुदाया, क्या सेविंग वाला हिस्सा सही से हुआ भी था? मैंने फिर कोशिश की। मैंने और भी कई मैजिक सर्कल्स ट्राई किए थे, किताब पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मगर कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर एक लंबी सांस निकली। ग्रेट, बस यही बाकी था। मैं थक कर बेड के हेडबोर्ड से टिक गया। छत को घूरते हुए बस एक ही ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था, क्या ये आंख बस दिखावे के लिए है? तभी एक हल्की सी चिंगारी चमकी अंदर कहीं। वेट, मेरे जहन में एक पुरानी स्मृति कौंधी। वो डॉक्टर, वो सर्जरी, वो 2 पावर्स। धीरे धीरे मेरी नजर खिड़की के शीशे में अपने ही अक्स की ओर गई। क्या मैं गलत आंख का इस्तेमाल कर रहा था? फिर अचानक मैं चौंक कर उठ बैठा, डेस्क की ओर भागा, एक खाली पार्चमेंट और क्विल निकाला। इस बार मैंने बाईं आंख बंद की और दाईं को खोला। एक लाल चमक उस आंख से निकली, तेज लेजर जैसी नजर। और मेरे मन में एक छवि कौन थी, एक अत्यंत जटिल पैटर्न, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मशीन ने उतारा हो। यस, आई कैन सी इट क्लियरली, मैंने धीमे से कहा, और मेरी क्विल पार्चमेंट पर चलने लगी। स्क्रिच स्क्रिच, स्याही बह रही थी, रेखाएं बन रही थीं, हाथ अपने आप चल रहा था, जैसे वो पैटर्न मेरे शरीर का हिस्सा हो। एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक। एक फ्लैशबैक, डॉक्टर की आवाज, उसका हाथ हवा में उठता हुआ, और स्वर्लिंग मैजिक सर्कल। अब सो जाओ, यह हिप्नोसिस तुम्हें शांत रखेगा। वही स्पेल जिससे मेरी सर्जरी से पहले मुझे काबू में किया गया था। अब तक किसी इंसान के लिए इतनी जटिल संरचना को याद रखना नामुमकिन होता, मगर मेरे डीमन आई ऑफ विजन में है मेमोराइज इमेज। मैंने पार्चमेंट उठाया। वो चक्र फ्लॉलेस था, हर कर्व, हर रेखा बिल्कुल वैसी जैसी डॉक्टर की आंखों से देखी थी। अब समझ आया, बाईं सुनहरी आंख मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट करने के लिए, दाईं लाल आंख मैजिक सर्कल्स को मेमोराइज और रेप्लिकेट करने के लिए। मैंने पार्चमेंट को धीमे से मोड़कर किताब के भीतर रखा, फिर खिड़की की ओर देखा। चांद की रोशनी में मेरी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। शायद मेरी योजना उतनी भी नाकाम नहीं थी। मेरे सामने पार्चमेंट पर वो जटिल हिप्नोसिस सर्कल एकदम सटीक रूप में बना था। हर रेखा, हर चिन्ह ठीक वैसा ही जैसा उस डॉक्टर ने इस्तेमाल किया था। मैंने बाईं सुनहरी आंख से उस पर ध्यान केंद्रित किया। क्लियर इमेज, फोकस। एक हल्की सी बिजली की तरह कुछ मेरी आंख के भीतर कड़की, जैसे कोई एंशिएंट स्विच ऑन हो गया हो। मेरी आंख में वो मैजिक सर्कल हल्के से चमक उठा। ऊर्जा की लहर से पूरे माथे में दौड़ गई। एक पसीने की बूंद गाल पर लुढ़क गई। कुछ बदला है। क्या ये काम कर गया? लेट्स टेस्ट दिस थिंग प्रॉपरली। मैंने बेड के पास रखा छोटा सा पीतल का घंटा उठाया। रिंग रिंग। उसकी साफ मधुर ध्वनि कमरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी वह मेड, नाला। चुस्त यूनिफॉर्म, बालों की चौड़ी चोटी, चेहरे पर आदर और शांति। आपने बुलाया सर इनोरी? उसका स्वर सौम्य और संयमित था। मिस नाला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने बेड के कोने की ओर इशारा किया। वो कुछ पल खड़ी रही,
थोड़ा सा संशय उसके चेहरे पर झलकता रहा, लेकिन फिर भी वह एक कदम आगे बढ़ी। परफेक्ट, राइट हेयर विल डू। अब असली परीक्षा। मैंने ध्यान केंद्रित किया। मेरी बाईं आंख से सुनहरी रोशनी फूटी। फ्लैश! मैजिक सर्कल मेरी आंख से बाहर निकला, हवा में फैलता गया जैसे कोई एंशिएंट गेट खुल रहा हो। उसके चारों ओर चमकते हलकों की परतें बन गईं जो घूर्णन करते हुए उसके शरीर को घेरने लगे। वह चौंकी, एक पल के लिए झपकी और फिर ब्लैंक। आंखें बेजान, चेहरे पर भावहीन शांति। गोल्डन लाइट मध्यम पड़ी, उसकी आंखों में अब एक फेंट स्वर्लिंग पैटर्न उभर आया था। क्या यह सच में काम कर गया? मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, हाथ हिलाकर उसकी आंखों के सामने घुमाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओके, मैं थोड़ा और पास झुका। आज तुमने कौन से रंग का अंडरवेयर पहना है? उसका चेहरा स्थिर रहा, आवाज सपाट और निर्जीव। ब्लैक, बिल्कुल भावहीन। ओके, एकदम प्रोफेशनल आंसर, मगर मुझे कंफर्म करना होगा। मैंने दाईं लाल आंख एक्टिवेट की। एक ही नजर में मेरी एक्सरे विजन ने उसकी यूनिफॉर्म के अंदर झांका। ब्लैक, कंफर्म्ड। मेरे चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। यस! मैंने होंठों पर हाथ रख लिया, जैसे किसी फॉरबिडन सीक्रेट को गले लगा रहा हूं। यह हिप्नोसिस मैजिक वाकई डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल से एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन उस मुस्कान की गर्मी जल्द ही ठंडी पड़ गई। एक सिहरन, एक डरावना एहसास मेरे भीतर से उठने लगा। वेट! मेरी बाईं आंख फिर से चमकी, मगर इस बार उत्साह में नहीं, बल्कि घबराहट में। प्रिंसेस की दी हुई किताब के जितने मैजिक सर्कल्स मैंने ट्राई किए, वो सब फेल हो गए थे। सिर्फ एक ही चला, जो मैंने अपने पुराने वर्ल्ड में देखा था। मेरा दिमाग अब उस सर्जरी रूम में पहुंच चुका था। वो दुनिया, वो टेक्निक, वो मैजिक जो किसी और सभ्यता की देन था। क्या मेरे डीमन आई सिर्फ उसी दुनिया का जादू याद रख सकते हैं? एक अजनबी दुनिया की काउंटलेस जादुई लिपियां, सिंबल्स, सर्कल टाइप्स, जिन्हें मैं इस दुनिया में एक्टिवेट तो कर सकता हूं, मगर इस दुनिया के मैजिक, नथिंग, नॉट इवन अ फ्लिकर। मैंने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा। मतलब मुझे उस पुरानी दुनिया की यादों में और गहरे उतरना होगा, अगर मुझे इस दुनिया में असली ताकत हासिल करनी है। मैं अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, सर झुका हुआ, आंखें खोई हुई, दिमाग में सोचों का तूफान। पीछे एक मेड सफाई कर रही थी, मगर मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। अगर ये सच है, तो क्या मैं बस एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक ही चला सकता हूं? मैंने ठोड़ी पर उंगलियां रखकर खुद से सवाल किया, फिर एकदम से रुक गया। मेज पर झुका और झटपट एक क्विल उठा लिया। नहीं, अभी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। मस्तिष्क में पुराने दृश्य चटकने लगे, हर एक समनिंग का अनुभव अब तक की तरह ताजा। जब मुझे अलग अलग दुनियाओं में बुलाया गया था, ढेरों चित्र, ढेरों चेहरे, ढेरों मैजिक सर्कल्स। एक दुनिया थी जहां लोगों ने गाते हुए मेरा स्वागत किया था। समय आ चुका है, अंधकार का सम्राट लौट आया है। हां, ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका था, और यही वजह थी कि मेरी लाल आंख इन सब की सटीक रेखाएं, जटिल आकार, हर सिंबल को देख चुकी थी। तो क्या मैं उन्हें याद करके अपनी सुनहरी आंख में सेव कर सकता हूं? अब वक्त आ गया था इस थ्योरी को परखने का। मैंने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे एक पुराना चमकदार गोल्डन मैजिक सर्कल मेरी स्मृति में उभरने लगा। हर रेखा, हर बिंदु, एक एक कर मेरी डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स ने उसे समेट लिया। और अब एक्टिवेट, फ्लैश। नीचे जमीन से एक सुनहरी रोशनी का खंबा उठा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मेरी दुनिया धुंध बनकर बिखर गई। जब होश आया तो कमरे की दीवारें गायब थीं। सामने था एक घना जंगल, मिट्टी की महक और पेड़ों की सरसराहट। ये काम कर गया। मैंने हल्के से मुस्कुराया। मैंने खुद को टेलीपोर्ट कर दिया, ठीक उस जंगल के पास जहां मैं चाहता था। अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा था कि मेरी ब्लेसिंग सिर्फ डिटेक्शन नहीं है, वो तो बस ऊपर की परत थी। असल ताकत तो इससे कहीं ज्यादा थी। अगर मेरी डीमन आई ऑफ विजन से मैं किसी स्थान को दूर से देख लूं,
तो वहां की टेलीपोर्टेशन सर्कल चालू कर सकता हूं। चांद पूरे जोश में था। सफेद ठंडी चांदनी जंगल की जमीन पर बिछी हुई थी। अब जब पता चल गया कि मैं महल से बाहर कभी भी निकल सकता हूं, तो मुझे रात में स्किल्स पर काम शुरू करना चाहिए। थोड़ी दूर एक खुला मैदान मिला जहां टूटी हुई पुरानी ईंटों की कुछ दीवारें थीं। परफेक्ट जगह। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे एक गहरा बैंगनी एनर्जी मेरे हाथ के चारों ओर घूमने लगा। वर्र। ब्लैक मैजिक सर्कल, ब्लैक मैजिक कंट्रोल। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही प्रकृति से जुड़ गया हूं। पास की टूटी हुई पत्थर की दीवार से एक हिस्सा हवा में उड़ गया, बैंगनी आभा से घिरा हुआ। मैं ब्लैक मैजिक से निर्जीव चीजों पर नियंत्रण पा सकता हूं, उन्हें अपनी शैडो में भी स्टोर कर सकता हूं। अब चारों ओर से और पत्थर उठने लगे। एक सूखा पेड़ तक जमीन से बाहर खिंचाया और उसकी शाखाएं मुड़ने लगी जैसे मेरी आज्ञा का पालन कर रही हों। कुछ ही क्षणों में मैं खड़ा था, उन उड़ते हुए पत्थरों और मुड़े हुए पेड़ों के बीच, एक काली परछाई की तरह चांदनी के नीचे, इस रात का मालिक बनकर। मैंने एक नुकीले बैंगनी एनर्जी से चमकते क्रिस्टल को हवा में उठाया। चलो देखते हैं ये लॉग पर क्या असर करता है। मैंने उसे जमीन पर पड़े सूखे पेड़ की तरफ फेंका और आश्चर्यजनक रूप से वो क्रिस्टल सीधा उस लकड़ी के पार निकल गया। क्या? बस एक हल्की सी सिजलिंग आवाज और कुछ नहीं। मतलब जो वस्तुएं मेरे कंट्रोल में हैं वो उन चीजों को छू ही नहीं सकती जो कंट्रोल में नहीं है। ये अजीब लिमिटेशन था, लेकिन जल्द ही मैंने उसका भी हल निकाल लिया। मैंने एक सामान्य पत्थर उठाया, उसे ब्लैक मैजिक से हवा में उठाया, फिर लकड़ी के ऊपर लाकर ठीक इंपैक्ट के पहले कंट्रोल छोड़ दिया। पॉप! वो पत्थर ग्रेविटी के साथ नीचे गिरा और धड़ाम से लॉग के अंदर धंस गया। तो अगर आखिरी पल में कंट्रोल छोड़ दूं तो ये काम करता है। मैं मुस्कुराया। एक बड़ी चट्टान पर बैठते हुए मेरे कुछ बैंगनी जादुई कंस्ट्रक्ट्स अब भी हवा में तैर रहे थे। कन्वीनियंट, पर थोड़ा ट्रिकी भी। इसके बाद मैंने एक और स्किल पर काम किया, शैडो शिफ्ट। जैसे ही मैंने अपनी मर्जी दिखाई, मेरे पैरों से लेकर कमर तक शरीर धुएं जैसे काले साए में बदलने लगा और धीरे धीरे मैं अपनी ही परछाई में समा गया। ये टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये थी भूमि के आर पार जाने की कला। नीचे की दुनिया अलग थी, एक अजीब दबाव वाली शांति, चारों ओर हल्के गूंजते स्वर और गहराई में दबे एहसास। मैं जमीन के नीचे से होकर एक बड़े पेड़ की जड़ तक पहुंचा और उसकी छाल से बाहर निकल आया। एक गाढ़ा साया लकड़ी से बनते हुए इंसान का आकार लेता गया। मैंने पेड़ को थपथपाया। मैं सच में इससे होकर आया हूं। अब जब मोबिलिटी भी तय हो गई थी तो अगला टारगेट था लर्न स्किल। मैंने हवा में क्रिस्टल लहराया, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी पर फोकस किया। क्राफ्ट वेपन। एक तेज रोशनी फूटी और मेरे हाथ में अब एक सदी हुई संतुलित तलवार थी। परफेक्ट। अब असली परीक्षा शुरू हुई। नाइट कमांडर की हर मूव मेरे दिमाग में ताजा थी। उनकी पकड़, उनका स्टैंस, उनका फुटवर्क, सब कुछ मेरे डीमन आई ऑफ विजन ने कैद कर लिया था। मेरी लाल आंख चमकी और मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। मेरे हाथ की सुनहरी तलवार हवा को ऐसे चीरती चली जैसे मैं वर्षों से युद्ध कर रहा हूं। हर आर्क, हर कट एकदम वैसा जैसा उस कमांडर ने किया था। मेरे हाथों से लाल ऊर्जा की हल्की लकीरें पीछे छूटने लगी। मेरे शरीर से पसीना बहता जा रहा था। फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, पर मैं नहीं रुका। आखिरकार मैं लड़खड़ाया। तलवार को जमीन पर टिका कर खुद को संभालते हुए थम गया। ये क्या था? और तभी मेरे शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई, जैसे किसी पजल का टुकड़ा अचानक सही जगह पर बैठ गया हो। तलवार मेरे हाथ में अब अजनबी हथियार नहीं, मेरी साथी जैसी लग रही थी। क्लिक। यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ, मैं अब सिर्फ कोई और दुनिया में फंसा छात्र नहीं हूं, मैं अब एक असली योद्धा बन रहा हूं। मैं चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन मन की बेचैनी उससे भी ज्यादा। डिंग। सामने हरे रंग की एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चमक रही थी। यू ऑब्टेन्ड स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1। मैं थका हुआ मुस्कुराया तो मेरा अंदाजा सही था। थकावट अब कुछ कम लग रही थी, उसकी जगह एक गहरी संतुष्टि ने ले ली थी। मैंने पास के एक पेड़ से टिककर लंबी सांस ली। सीखा जा सकता है, बस मेहनत लगती है। लेकिन तभी रसल, एक हल्की सी सरसराहट ने पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरी आंखें तुरंत चौंक कर उस दिशा में गईं जहां झाड़ियों से कुछ भारी चल रहा था।
मैं तुरंत झुक गया, एक मोटे पेड़ के पीछे छिप गया और अंधेरे में झांकने लगा। वहां था एक विशाल डरावना आकार, एक पक्षी जैसा कुछ, मगर उसकी एक ही लाल चमचमाती आंख थी। ये क्या है? कोई पक्षी? नहीं, ये कोई राक्षसी जानवर है। मैंने तुरंत अपनी शक्ति एक्टिव की। आइडेंटिफाई। स्क्रीन चमकी, स्टैट्स खुलकर सामने आए। नेमलेस बर्ड फील्ड केचो, HP 765, MP 132, स्ट्रेंथ 778, वाइटैलिटी 593, डेक्सटेरिटी 376, अजिलिटी 1087, इंटेल 42, ब्लेसिंग NA, टाइटल NA। मैं सन रह गया। उसके पंजे नीचे किसी चीज को नोच रहे थे और चोंच से खून टपक रहा था। मटमैले पंख, लाल आंख, मौत का पैगाम जैसे दिखता है। क्या बकवास है ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैंने बुदबुदा कर कहा। STR VIT AGI, सब कुछ मेरे स्टैट से कई गुना ज्यादा। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। किसी ने बताया था कि मेरे कमरे का बिस्तर केचों के पंखों से बना है। मेरी आंखें फटी रह गई। तो ये वही जानवर है, लोग इनसे बिस्तर बनाते हैं। मैंने चुपचाप उस डरावने पक्षी को फिर देखा, जो अब भी किसी लाश को चीर रहा था। ऐसे दैत्य को ये लोग कैसे मारते हैं? मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। आइडेंटिफाई दोबारा एक्टिव किया। इस बार झाड़ियों और पेड़ों के पीछे दूसरे प्राणी भी नजर आए, कुछ भयानक लाल आंखों वाले चूहे और 4 पैरों वाले अजीब राक्षस। मैंने उन पर स्कैन डाला, पर नतीजे और भी निराशाजनक थे। कम से कम ये दिखने में कमजोर लगते थे, लेकिन इनके स्टैट्स भी 500-600 के आसपास हैं, कुछ तो मुझसे भी ज्यादा। मैंने भारी मन से सिर झुका लिया। शुरुआत के लिए शायद ये जगह सही नहीं है, पर फिर सवाल उठा, क्या ये जंगल ही ऐसा है या मैं ही अब भी बेहद कमजोर हूं?